अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो और बहुत अच्छे से आपका दिन गुजरे। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए। अगर दिन स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए। इट्स मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक और इस दिन आपको बहुत ढेर सारी मोटिवेशन चाहिए होती है, हमें भी चाहिए होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन एक्सचेंज होती रहे। सो इसीलिए वी आर हियर विद यू। आई होप यू कैन हैव अ गुड वीक। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं आपका पिछला वीक अच्छा गुजरा होगा। मंडे का दिन नॉर्मली बड़ा स्लो होता है फॉर मी। इमरान का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऑलमोस्ट सेम, यस। हाँ तो हमें वाकई बड़ी मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन किसी भी शक्ल में हो सकती है, चाहे वो चाय की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में हो, या किसी अच्छी जो हैपनिंग होती है सुबह सुबह मतलब अच्छा मूड कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में आपको चाय पानी चाहिए। सरकारी महकमों में होता है चाय पानी दे दें काम हो जाते हैं। खैर पता नहीं कौन सा चाय और पानी अलग-अलग ये चाहिए। खैर जी, वंस अगेन चूंकि गर्मियां जा रही हैं और सर्दियों की आमद है, तो मौसम जब तब्दील होता है तो लाहौर में एक फिनोमिनन हमने आज से 3 से 4 साल पहले एक्सपीरियंस करना शुरू किया था। स्मोग अब भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट नजर आता है। वी आर ट्राइंग टू सर्च द एग्जैक्ट नंबर्स के आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स, बट हम आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो यही दे सकते हैं कि कुछ खास अच्छा नहीं है। जब हम बाहर मौसम देख रहे थे तो कुछ खास मुतासिर को नहीं था, साफ नहीं था, धुंधला था और ये कुछ मनाजिर भी हैं। कभी कभी लगता है कि ये फोग है, लेकिन ये फोग नहीं है, ये वो रोग है जो मौसम ने हमें लगाया है और इसको हम स्मोग कहते हैं। बिल्कुल, इसको स्मॉग कहते हैं। और ये स्मॉग जो है रात के वक्त और सुबह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इससे जो आपकी हेल्थ इश्यूज है वो भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है इन दिनों वैसे ही जब मौसम स्विच हो रहा होता है तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये स्मॉग ट्रिगर करती है इन इन्फेक्शंस को लेके, उन्हें सांस के या ब्रीदिंग इशू शुरू हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों को। तो अगर आप सुबह सुबह या स्मॉग के किसी भी टाइम पे बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर वेयरिंग अ मास्क, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें बाहर तो ये फॉग लग रही होती है और हम इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली में स्मॉग और ये आपके लंग्स, आपके ब्रीदिंग इशूज़ और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर को बहुत अच्छे असरात नहीं डालती। सो ये स्मॉग का जो फिनोमेना है, ऑब्वियसली अब इसके हवाले से हम कुछ कर तो सकते नहीं है फॉर द टाइमिंग, बट एहतियात तो कर ही सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। खिड़कियां बंद रखें, खिड़कियां दरवाजे, मास्क ज़रूर पहने, उससे आपकी बचत होगी। और खासतौर पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग वगैरह के लिए जाते हैं और बच्चों को भी मास्क पहनाएं, बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। खैर आगे बढ़ते हुए क्रिकेट की कुछ बात कर लेते हैं। कल इट वाज अनदर थ्रिलिंग क्रिकेटिंग डे। एक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट इट वाज देयर ये, और मैं उम्मीद ये कर रहा था कि बहुत थ्रिलिंग किस्म का मैच होगा। इट वाज काइंड ऑफ थ्रिलिंग, बट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं निकला है। ना तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच था और ना ही कुछ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक इसके अंदर एक वो थ्रिल आ पाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि इंडिया और इंग्लैंड दोनों बड़ी टीम्स हैं जो कि खेल रही हैं तो कुछ बड़ा रिजल्ट सामने आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कल इंडिया ने आउट क्लास किया मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड को हर शोबे के अंदर, और इंडिया ने वंस अगेन प्रूव किया कि भाई अपना होम ग्राउंड, अपना होम क्राउड, अपने लोग, तो हम बेस्ट खेलते हैं। तो उन्होंने प्रूव किया कर। और कल इंग्लैंड के हवाले से इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज इंग्लैंड टीम को हम समझते थे कि दे आर जायंट्स ऑफ क्रिकेट और जब वो खेलते थे तो इट वाज अ ट्रीट टू वॉच देम, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट पास्ट 2 or 3 मैचेस इंग्लैंड की टीम इतना डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है। दो कि इंडिया अच्छा खेल रहा है, वी अग्री ऑन दैट, बट स्टिल इंग्लिश टीम ने जो कल फेंटी खाई है समझ नहीं आई, और इससे पहले अफगानिस्तान से हार गए। मतलब ये सारी सिचुएशन इंग्लैंड की टीम के हवाले से इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। पॉइंट्स टेबल के ऊपर बिल्कुल आखिरी नंबर के ऊपर इंग्लैंड की टीम मौजूद है और दिलचस्प मामलात हैं। खैर पाकिस्तान भी लुढ़क रहा है बीच में, कहीं 6th पोजीशन पे हम हैं। 3 मैचेस हमने जीतने हैं, न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस हारने हैं। मतलब ना ही समझे, हाँ मतलब ना ही समझे। हाँ वैसे वाकई अब तो मैं बिल्कुल किसी हवाले से होपफुल नजर नहीं आ रही, लेकिन दो कि पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तानी टीम में भी सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि लाख जतन करने के बावजूद जो है ना ये टीम कुछ परफॉर्मेंस नहीं, लाख जतन कर हारी। वेंटिलेटर पर है जी पाकिस्तान की टीम, औखे सांस ले रही है और ये टर्म्स इस्तेमाल करने का अब इसलिए दिल करता है क्योंकि हालत ऐसी ही है, मुश्किल लग रहा है। और अब दुआएं किए जाएं
पाकिस्तान के बड़े टफ मैचेस आगे हैं, दूसरी ये जानब अगर न्यूजीलैंड के मगर वाला। कंपैरेटिवली आसान मैचेस हैं। न्यूजीलैंड के आसान मैचेस में से एक मैच पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के टफ मैचेस में से एक मैच न्यूजीलैंड के साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट। अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अच्छा जी, हम इसी पे कारवां कहाँ जाएगा। लीजिए हाँ, तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद वैसे तो होंगे। किसी शायर ने कहा था क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, लेकिन फिर भी आप तजिया लेना चाहें मैं तो। लेना चाहती हूँ तजिया, क्योंकि इस वक्त अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंडिया में मौजूद हैं और इन मैचेस को लाइव भी कर रहे हैं, और सैयद मोहम्मद अवैस भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अवैस, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनके पास जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी कल के मैच को लेके, जाहिर है इन्होंने वो मैच विटनेस भी किया होगा। भट्टी साहब, कल के मैच में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नो डाउट इंडिया ने साबित किया है कि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, और इस वर्ल्ड कप को वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कल के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे, दो कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सबसे पहले तो उर्मिला और इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि इन हालात में, जबकि पाकिस्तान टीम बहुत बुरे मसाइल से दो चार है, अभी भी आप क्रिकेट की बात कर रही हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो क्या हालात रहेंगे, लेकिन नो डाउट देखें इंग्लैंड बहुत बुरा खेला, लेकिन आप इंडिया को क्रेडिट दें। जब ये 230 रन बने तो मैं अपने दोस्तों से, जो हमारे साथ 4-5 लोग पाकिस्तान से आए हुए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड तकरीबन कुछ 6-7 विकेट से मैच जीत जाएगा। लेकिन आप देखें इंग्लिश टीम जो डिफेंड कर रही है अपने टाइटल को, तो उसने बिल्कुल इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। पहले अपने फास्ट बॉलरों के साथ, फिर जहां थोड़ा सा जॉस बटलर जैसे बैट्समैन रेजिस्ट करने के लिए क्रीज पर आए, तो वहां कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त इस वर्ल्ड कप में लग रहा है कि कंप्लीट पैकेज है। अगर कोई बहुत बड़ा सानिया ना हुआ तो मुझे नहीं लग रहा कि 19 तारीख को ये टाइटल इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के पास जाएगा। वो सानिया अहमदाबाद ही हो सकता है फाइनल के अंदर, अब तो ऐसा लग रहा है। उससे पहले वैसे साहब, आपने हमारे सीनियर तजियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे जी? आप भी क्रिकेट को विटनेस कर रहे हैं, क्लोजली विटनेस कर रहे हैं, और अलमा ने कहा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगता है थोड़ा सा बैटिंग में ठीक रहे, आई मीन अच्छा कंटेन किया 230 के ऊपर उन्होंने, और खुद कल रोहित शर्मा ने भी कहा कि वी वर 30-40 रन शॉर्ट, 20-30 रन उन्होंने कहा कि हमारे कम थे। लेकिन फिर वही बात हुई कि जब जो ही बैटिंग शुरू हुई तो फिर चिरागों में रोशनी नहीं हो। वैसे व्हाट डू यू से? देखिए, एक चीज तो अच्छी है कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको पता है इस मैच से पहले इंडिया जितने भी मैचेस खेला वो चेस करने पे गया, पहले उसने बैटिंग नहीं की। कल जब बैटिंग में डाला गया इंडिया को तो पिच इतनी आसान नहीं थी, आपको पता थोड़ा बहुत स्पिनर्स के लिए मदद थी वहां पर। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, तो इतना अच्छा स्कोर नहीं था। जो जैसे अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी कहा कि मेरे भी ज़हन में था कि इट वुड बी इजी फॉर इंग्लैंड, लेकिन थोड़ा क्लोज मैच जाएगा यहाँ पर। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के अंदर सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त आपको नजर आता है वो परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स उनके पास मौजूद हैं। जेन्युइन बैट्समैन जिनकी हम बात करते हैं वो उनके पास मौजूद नहीं है। 3 प्लेयर्स मुझे अभी भी याद है जिनकी आप बात करें, बल्कि 2 प्लेयर्स की मैं बात करूं तो ब्रुक को उन्होंने पहले ड्रॉप किया, स्टोक्स को लेके आना चाह रहे थे, फिर स्टोक्स को उन्होंने कहा अच्छा, जो वर्ल्ड कप के पहले की बात करूं जो उनकी चल रही थी, अच्छा जेसन रॉय को ले आते हैं, स्टोक्स को रहने दें, ब्रुक को साथ रख लेते हैं। ये बड़े खिचड़ी उनकी भी चलती रही है स्क्वाड के अंदर। लेकिन जब आपकी टीम में ज्यादा ऑलराउंडर्स हो तो ये मामलात होते हैं। जब आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन ना हो, इस पूरी टीम के अंदर अगर आप निकाल के देखें तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। जॉय रूट आपके पास मौजूद है, जॉस बटलर आपके पास मौजूद है, उसके अलावा आप कर लें कि डेविड मिलान है आपके पास, बस। बेस्टो को मैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं इतना मानता, इन तीनों को मैं मानता हूँ। उसके अलावा सारे उनके पास ऑलराउंडर्स की जो सी टीम है पूरी रिलक्टेंट सी नजर आती है, तो ये चीज आपको हर्ट करेगी। आपको पता है भी चैंपियंस ट्रॉफी जो कल अनाउंस हुई है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस पीस पे कमेंट लाजमी कर सकते हैं कि जो आपकी टॉप टीम्स है 8 जिसमें पाकिस्तान शामिल है वो क्वालिफाई कर चुकी है, तो इंग्लैंड स्टेक पे है। इंग्लैंड शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले, और आई गेस ये पहली दफा जिंदगी में होगा कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले जो पाकिस्तान में खेली जानी है। तो अब बहुत से मामला उनके वहां डगआउट में चल रहे हैं, और आई गेस के बेसबॉल क्रिकेट अपनी जगह है। नासिर हुसैन का मुझे कमेंट भी याद है जैसे इंग्लैंड बड़े बुरी तरीके से आ रहा था, पिछला मैच की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि एक चीज मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लेयर्स थे व्हाइट बॉल क्रिकेट के जिन्होंने इंग्लैंड को सर्व किया, बेशक वर्ल्ड कप हमारा बुरा गुजरा हो, लेकिन आने वाले वक्तों में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल प्लेयर्स जो उनसे हैं,
वो याद किए जाएंगे। हकीकत बात है, उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन जो मामला उनके इस वर्ल्ड कप में चले हैं तो मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं फॉलो नहीं किया इंग्लिश मीडिया को, लेकिन अभी तक इंग्लिश मीडिया खामोश है इस चीज पे। तो और ना आपको पता कि वो हमसे ज्यादा सख्त है इस मामले पे, बड़ा जबरदस्त क्रिटिसाइज। ठीक है। भट्टी साहब, ओवरऑल वर्ल्ड कप का स्पिरिट आप क्या देख रहे हैं वहां पे भारत के अंदर? चूंकि अभी आके पाकिस्तान ही वो टीम है, एक तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ही ये क्रेडिट है कि वो दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन को एंटरटेन करने का एक स्पिरिट रखती है, चाहे वो हमारे बैटर्स हों चाहे वो हमारे बॉलर्स हों, सबकी नजरें पाकिस्तान पे रहती हैं। वी आर द क्राउड पुलर समहाउ इवन इंडिया के अंदर। और हम ही ने एक क्लोज मैच खेला साउथ अफ्रीका के साथ, जिससे थोड़ा सा वर्ल्ड कप के अंदर दम आया, और मैंने इंडियन सेलिब्रिटीज को ट्वीट्स करते देखा कि अब हमें लगा है कि वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जो हमारा एक क्लोज कॉन्टेस्ट गया, और बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बॉलिंग। ओवरऑल आप क्या देखते हैं, क्या वर्ल्ड कप के अंदर वो रूह आ पाई है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग कंपटीशन की, या अभी तक भारत क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल ही कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर वो चीज लाने के लिए? मोस्टली तो वन साइडेड मैचेस देख रहे हैं हम। देखिए इमरान, पहले 8-10 दिन थोड़ा सा मुश्किल रही इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि क्राउड आ नहीं रहा था। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जो चेन्नई में हुआ, न्यूट्रल टीमें खेल रही थी लेकिन 30,000 लोग आए, तो वर्ल्ड कप का फीवर तो जान पकड़ गया यहाँ पर। अच्छा। लेकिन वो जान हमारी टीम में अभी तक आ नहीं रही। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम बहुत क्लोज आ गए, लेकिन अंपायरिंग के डिसीजन हमारे खिलाफ चले गए। फिर हमने खुद इस वक्त जो क्रिकेट खेली है तो वो उस क्वालिटी की क्रिकेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर बहुत बातें हो रही हैं। देखें, अभी पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने। कल मैं ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी से बहुत सारे ऐलानात कर दिए। मेरा ख्याल में कबल वक्त है। हमें अभी लड़के हमारे यहाँ वर्ल्ड कप की कैंपेन में हैं। कुछ दिन पहले पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस टीम को सपोर्ट करें। भाई 25 करोड़ अवाम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, हर टेलीविजन चैनल पर मिलियंस ऑफ रुपीस का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, इसलिए कि लोग इस क्रिकेट फीवर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम वो कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उलझी रही, कभी सिलेक्शन के मामलात में उलझी रही। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में आज भी हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नेंस का इशू है। हम बाज मामलात पे इंडिया में आप देखें, इवन अब हम इंग्लैंड की बात कर लें, डिफेंडिंग चैंपियन है, 5 मैच हार गई है। लेकिन जिस तरह अभी उवैस साहब कह रहे थे, वो सीरियस रिएक्शन, हालांकि उनके जो सीरियस राइटर्स हैं लाइक माइक अथर्टन, नासिर हुसैन या और दूसरे, वो इंग्लिश टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन ऑफ एरर भी रख रहे हैं कि शायद ये टीम अभी भी कहीं खड़ी हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो पीसीबी का चेयरमैन अगर ये कह दे कि जी मैं तहकीकात कराऊंगा, कप्तानी के इश्यूज की भी बात चल रही है, तो मेरे ख्याल में ये मामलात होने नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा भट्टी साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप इस इंटरव्यू का ही जिक्र कर रहे हो और आपने जिस से कहा कि बहुत सारे ऐलानात कबल वक्त हैं, जिसमें कल ज़का अशरफ साहब के जो इंटरव्यू में उन्होंने जो ये मायूसकुन कारकर्दगी है ओवरऑल टीम की इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसको लीग से भी एसोसिएट किया जी कि लीग्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं इसलिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो लीग्स भी तो आप इस पर बहुत दफ़ा एतराज़ात उठाए हैं बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने कि आप इतनी इनको मार्जिन देते हैं कि दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और जब अपने मुल्क के लिए खेलने का टाइम आता है तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक होती है चीजें। तो डू यू अग्री ज़का अशरफ साहब की स्टेटमेंट से? देखें उर्मिला, इमरान, अगर आपको याद हो, मैंने आपके शो में कई बार इन लीग्स का जिक्र किया कि हमें हर लीग में अपने बड़े प्लेयर्स को नहीं भेजने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलें, माजी में अगर नजम सेठी साहब से गलतियां हो गई, उन गलतियों को हम डिस्कस कर सकते थे। लेकिन जब हमारी ये वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म हो जाती, टीम वापस आ जाती, तो उसके बाद हम एक इसका पोस्टमार्टम करते। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान ये कहना, लेकिन बात ज़का अशरफ साहब गलत बात नहीं कर रहे। हमें लीग्स में एक वो मार्जिन ऑफ फिटनेस रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लड़कों को उनका वर्कलोड जो है वो मैनेज होना चाहिए। नसीम शाह एंड वर्ल्ड कप से पहले कोलैप्स कर गए। लेकिन जो साइड पर इश्यूज थे, एक वो जो इशू आ रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए मैं बार बार कहता रहा, आपके भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टीम को हर्ट करेगा। कल रात को जाके यहाँ कलकत्ता में
पीसीबी के अफसर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पलंदा लेकर आए हैं और अब प्लेयरों से कल रात को साइन करवाए जा रहे थे। तो ये मामला जून में 30 जून को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए तो जुलाई में आपको इस इशू को रिजॉल्व करना था, लेकिन हमारे यहाँ और हम तो जो कि भारतीय मीडिया देख नहीं रहे, मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया अच्छा खासा उछाल रहा होगा इस सारे मामले को कि जी इंडियन, और मैं हर्षा भोगले की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने तो बाकायदा मजाकुन करार दिया कि इस हद तक कोई और क्रिकेट बोर्ड कर नहीं रहा जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी मंडे से लेकर वेंसडेज तक नजम सेठी होते हैं, उसके बाद वेंसडेज से लेकर सैटरडे तक ज़का अशरफ होते हैं, और फिर संडे को ये पता नहीं होता कि आइंदा मंडे को कौन होगा। इस तरह का मजाक हो रहा है क्रिकेट के साथ। अवैस, आप भी यू बिन द प्लेयर, आप अभी भी कनेक्टेड हैं क्रिकेट के साथ और इन मामलात को समझते हैं, आप इस पे क्या राय रखते हैं? ये जो पाकिस्तान के साथ ये जो म्यूजिकल चेयर लगा रहता है, कभी कप्तानों की सूरत में, कभी कोचेस की सूरत में और कभी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की सूरत में। देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। इमरान भाई, मैं अभी भट्टी साहब को भी सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी जो शिकायत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि मेरे शो में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर्स बैठते रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात करता था हमेशा कि प्लान क्या है। वर्ल्ड कप आप खेलने जाते हो, देखो आपका सीरीज का प्लान होता है, आपकी सीरीज जो टाइम पे भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एक ही बात की जाती थी, जी नहीं हम लोग इंटर स्क्वाड मैचेस खेलने पे हम ज्यादा कर रहे हैं, इंटर स्क्वाड मैचेस हम खेलेंगे। तब भी मेरी बात होती थी कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के पीछे भागने के लिए तैयार हैं, या क्या हम नॉन टेस्ट नेशन से भी राब्ता करके प्रैक्टिस मैचेस खेल सकते हैं? क्योंकि जिस वक्त आप सीरीज कंट्री टू कंट्री खेलते हो, उस वक्त आपका जज्बा, आपका कुछ और अपना दारोमदार होता है। जब आप इंटर स्क्वाड खेलते हो, आपका सिस्टम कुछ और होता है, तब हम इंटर स्क्वाड के पीछे भागते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये रहा कि हम कुर्सी टू कुर्सी भागते रहे हैं। हमने नहीं सोचा हमने वर्ल्ड कप में जाना है, हमने उसकी तैयारी करनी है, हमने लंबा कैंप लगाना है, हमने क्या करना है। नजम सेठी साहब के आगे से ज़का अशरफ साहब आगे, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब की, जिस वक्त आपकी टीम वर्ल्ड कप में होती है, देखें जो भी मामला हुए, खुद भी है, दुख भी है, पाकिस्तान टीम ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है, लेकिन अभी एलिमिनेट नहीं हुई। अगर वो जो आपने स्टार्ट में कहा कि 3 मैच न्यूजीलैंड हार जाता, क्रिकेट बड़ी फनी गेम है, कुछ पता भी नहीं हो जाए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए, तो आप फिर क्या जवाब? क्रिकेट फनी गेम से ज्यादा हमारी टीम बड़ी फनी है, कुछ नहीं पता कि क्या कर दे। कल कोई अगर ये टीम अगर कुछ भी करके, कुदरत का निजाम है, दुआओं से अगर ये फाइनल में पहुंच जाती है, ट्रॉफी उठा जाती है, तो ज़का क्या मुंह दिखाने लायक हैं जो ये स्टेटमेंट पास ऑन कर रहे हैं कि सर मैंने की, ये इंजमाम ने सिलेक्ट की थी, बाबर आजम ने। कप्तान हमेशा रगड़े में जाता है। मैं ऐसा, जब तक मैं कोच नहीं बना था, मुझे आज भी याद है कि मैं कहता था यार कोच की गलती है, कोच की गलती है। यार कोचेस की गलती है। मिकी आर्थर ने डर्बीशायर का बेड़ा गर्क किया, सारे मामलात हैं। 30 दिन पहले या 1 दिन पहले टीम को ज्वाइन करना सब गलत है, लेकिन कोच प्लान करता है, ग्राउंड से बाहर स्ट्रैटेजी देता है, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट बैठते हैं, फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट बैठते हैं, बैटिंग कोच बैठता है, कलेक्टिवली एक प्लान जो है वो हेड कोच और अपना कैप्टन के पास दिया जाता है। अंदर जाके इम्प्रोवाइज कैप्टन और प्लेयर्स ने करना है। एक टीम जेलअप आपको जो है वो प्लान जो है एग्जीक्यूट करती है। अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, दैट मींस कि सब इसके अंदर जो है वो कसूरवार है। आप एक बंदे को कसूरवार नहीं कर सकते। कल मुझे इतना दुख हो रहा था इस चीज को, आप इस चीज को रियलाइज करें कि हमारे, मैं नाम ले लेता हूँ, शेख अपना जट साहब जो उनसे ARY पे थे, अजहर अली ने कल उनको बड़ा जवाब दिया। मैं क्लिप सुबह देख रहा था, वो भाई ये चैट लीक कहाँ से होती है? प्लेयर्स के ऊपर तो इल्जाम लगा देते हैं हम लोग आराम से कि प्लेयर जो है वो अपनी डैश डूश बनाने के लिए कि यार अवैस या इमरान भाई या भट्टी साहब प्लीज मेरा नाम ले लें ताकि चले मेरा कुछ अपना हो जाएगा कि हाँ ये लड़का डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में। मानता हूँ करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता। इन प्लेयर्स के साथ मैं टाइम गुजारता हूँ, मैंने इनके साथ ड्रेसिंग रूम में भी टाइम गुजारा है, टीम के साथ भी गुजारा है। इतना नहीं है इन प्लेयर्स के अंदर। ये लड़के बहुत बेहतर हैं, पिछला जो लॉट गुजरा हुआ उससे बहुत बेहतर है। ये गलत है कि अब लीक कहाँ से चैट होती है, खास करके चेयरमैन ऑफिस की लीक कहाँ से होती है। मैं इस चीज पे हैरान होता हूँ। हर बात मीडिया में अगर दूसरे दिन आ जाती है, जब आप ग्राउंड के अंदर होते हो, जब आप जो हीट ऑफ द मूवमेंट है, मूवमेंट की जो आप निकालते हो वो नेचुरल चीज। जब आप ड्रेसिंग रूम में करते हो, या यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में यकीन माने जो कोचेज होते हैं, हेड कोचेज, यहाँ तक कि जो कप्तान होते हैं, लिटरली सपोर्टिंग स्टाफ को भी कहते हैं एलो यार आप प्लीज बाहर चले जाएं, बेशक से पास रहा हो। ठीक है यार मैंने बात, अवैस आपने बटन पॉइंट रेस किया, भट्टी साहब पे भी इसका कमेंट लेना चाहेंगे। भट्टी साहब, एक तो ये जो चैट या इंटरनल बातें होती हैं, ड्रेसिंग रूम की बातें, इनका मीडिया पे आना, और प्लेयर्स का ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया या मीडिया पे एक्सपोजर होना, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और हमने देखा है कि
सोशल मीडिया के ऊपर प्लेयर्स की पोस्ट है या कोई भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है। और जब ये जिस तरह से ज़का अशरफ वाले मामले पे भी हम बात कर रहे हैं, अब जिन सहाफ़ी का इन्होंने जिक्र किया, इस तरह के बहुत सारे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इतनी सी बात को हवा बनाते हैं और उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बाद में फिर वो टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन हो जाती है। इस पर आपका कॉमेंट? देखें उर्मिला, दुनिया भर में लीक्स तो होती हैं। आप देखें व्हाइट हाउस से भी बहुत सारी चीजें मीडिया में आ जाती हैं, लेकिन मैं तकरीबन 35 साल से मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में हूँ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दुनिया ही निराली है। यहाँ पर अगर इमरान मुझसे नाराज हैं तो इमरान मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगे। मैं उर्मिला से नाराज हूँ तो उर्मिला के डॉक्यूमेंट्स मैं उवैस को दे दूंगा। तो ये बहुत ही गलत चीज है, ये होना नहीं चाहिए। दुनिया भी हैरान होती है कि यार आपका क्रिकेट बोर्ड बाज दफा मीटिंग्स, अभी ज़का अशरफ साहब ने एक मैनेजमेंट कमेटी की कराची में मीटिंग की, वो मीटिंग चल रही है और ड्यूरिंग मीटिंग अंदर से खबरें जो थी वो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में ये जो एक सिलसिला है, अब क्रिकेट इतना बड़ा पाकिस्तान का खेल है, जाहिर है हमारे मुल्क में इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें मीडिया में आना बहुत बदनामी का सबब बन रही है। आप सोच नहीं सकते कि हम जिस मुल्क में बैठे हुए, एक तो टीम खराब परफॉर्म कर रही है, हमें अब वापसी का इंतजार है हाँ, तो लेकिन दूसरी तरफ इस किस्म की चीजें आना तो एज ए पाकिस्तानी और मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं एक सवाल एनपी ईडन गार्डन के हवाले से करना चाहता हूं। बड़ी तारीखी अहमियत है इस ग्राउंड की, पाकिस्तान की बड़ी यादें भी हैं इस ग्राउंड से। हम कैसा परफॉर्मेंस देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच होने जा रहा है? दो कि बांग्लादेश को जिस तरह नीदरलैंड्स ने हराया है, हमें लगता है कि बांग्लादेश को क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था, उनकी जगह कोई और टीम आ जाती है इस वर्ल्ड कप के लिए। इतने पुराने वो हैं, इतने मैच विनर्स 2-3 उनके पास तगड़े किस्म के, बॉलिंग बड़ी अच्छी हो गई है, उसके बावजूद द वे दे परफॉर्म्ड। आप पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच है उसको आप कैसे देख रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं? देखें, इमरान पाकिस्तान की टीम दुनिया की वो टीम है जो अगर अच्छा खेले तो बड़ी से बड़ी टीम को हरा दे, और जब उसमें बुरा टाइम चल रहा हो या बुरा दिन हो तो वो छोटी सी छोटी टीम से हार जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो एक ऐसे ऑन लाइटर नोट एक छोटा एक वाकया, मैंने कहा सुबह सुबह इतनी सीरियस गुफ्तगू हो गई है कि एक मज़ारा था, वो किसी जिम्मेदार की बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर गया, तो जिम्मेदार को बहुत गुस्सा आया, उसने बहुत बुरे तरीके से अपने नौकरों से उसको पिटवा दिया और उसको जमीन पे उन्होंने फेंक दिया। जब वो खड़ा हुआ, कपड़े वपड़े उसने झाड़े अपने, तो कहने लगा फिर मैं इनकार ही समझा। तो पाकिस्तान क्रिकेट का यही है। ईडन गार्डन्स नो डाउट बड़ा आइकॉनिक वेन्यू है। हमने भी यहाँ पर, मैंने पाकिस्तान के जो 4-5 मैचेस कवर किए, हमें काफी खुशगवार यादें हैं। लेकिन अब इस टीम ने जिस तरह हमें दुख दिए हैं, अफगानिस्तान का मैच हार गए, तो बस दुआ ही करते हैं, क्योंकि ये भी बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, वो ईस्ट बंगाल है, तो यहाँ भी सपोर्ट पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश को ज्यादा मिलेगी। लेकिन शकीबुल हसन भी 2 दिन पहले कह चुके हैं कि हमने अपनी हिस्ट्री की वर्ल्ड कप की सबसे बुरी क्रिकेट खेली है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान इस कंडीशन और इस सिचुएशन को किस तरह एक्सप्लॉइट करता है। राइट बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया जी। क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे, कुछ इतराज़ात ऑब्वियसली एज अ क्रिकेट शायकीन हम सबको होते हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है या अगर मगर की सिचुएशन से निकलता है तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ पाकिस्तान में सियासत के हवाले से। इत्तेहादी हुकूमत की असम्बली तहलील के मुताबिक अगर हम इंतखाबात की बात करें तो रवां हफ्ते तक इंतखाबात का इनेकाद हो जाना था, 90 रोज़ के अंदर मुमकिन होना था ये, लेकिन मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले के बाद जो नई हल्का बंदियाँ हुई इसके मुताबिक इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की, जिस पर एतराज़ात आए, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर 1324 एतराज़ात जमा हुए। पंजाब में 672, सिंध में 228, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 124 और 293 इस्लामाबाद में 7 एतराज़ात जमा हुए। इस पर समाअत 1 नवंबर से इलेक्शन कमीशन में 2023 को हुई और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है उसको शाया किया जाएगा, उसकी अशात की जाएगी। इसके बाद इंतखाबात की जो तारीख है
उसका ऐलान होगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 का आखिरी हफ्ता कहा है, जो तकरीबन 28 जनवरी तक की तारीख बनती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में क्या इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे या सर्दी और धुंध इतनी हो जाएगी कि मुमकिन नहीं होगा। ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते मुल्की सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर शामिल थे। जिसमें तहरीक इंसाफ के मुताबिक कोई सियासी बात नहीं हुई और सिर्फ रवायत को बरकरार रखने के लिए फातिहा खानी की गई। मगर उस मुलाकात के बाद एक और अहम पेशरफ्त ये हुई कि तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो शफाफ इंतखाबात के लिए रवा हफ्ते से सियासी जमातों से राबतों का फैसला किया गया। और एलामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो कायदीन है उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड और पीटीआई के इंतखाबी अमल में शमूलियत के लिए बयानात का भी जायजा लिया गया। पीटीआई का कहना है कि जी पीपल्स पार्टी का पीटीआई की शमूलियत के बगैर इंतखाबात तस्लीम ना करने का बयान दुरुस्त सोच का आकाश है। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएं। क्या ये जो इन सियासी जमातों का मुलाकात का फैसला है, इसमें चेयरमैन पीटीआई के लिए कुछ ग्रीन सिग्नल के बाद किया गया है? क्या कोर कमेटी ने चेयरमैन की गैर मौजूदगी में मफामत की पॉलिसी को अपना ली है, या अगर चेयरमैन की हिमायत हासिल है तो क्या तहरीक इंसाफ नून लीग के साथ भी बात करेगी या नहीं? इसी पे आज हम बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त सवाल आपने 3 उठा दिए और ये सबसे अहम सवाल हैं, और जो शख्सियत इनका जवाब दे सकती है वो भी बड़ी अहम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इस वक्त हम उनसे ज़रा बात करते हैं, और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के भी हैं और उन सियासी शख्सियात में भी शामिल हैं जिन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की इमामत में नमाज अदा की, जिस तस्वीर को बहुत ज़्यादा किया गया कि ये इस तस्वीर से क्या मैसेज आ रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। कैसे गुजरे आपके शब रोज़ और सियासी मामला ठीक चल रहे हैं आपके? पहले तो ये बताइए। अल्लाह का करम है, ठीक चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहला सवाल तो ये जो एतराज़ात उठ रहे हैं, और मैंने देखा कि जब आपने पोस्ट किया कल अपना एक निजी टेलीविजन के साथ इंटरव्यू, तो लोगों ने आप पे बड़ा तनकीद की। लोगों ने कहा कि जिस मीडिया चैनल की बायकॉट की पॉलिसी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दी है, अली मोहम्मद खान साहब, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो क्या लोगों की खदशात के मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब और आप जैसे जो दीगर रहनुमा हैं, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं? कोई रिफ्ट मौजूद है जमात के अंदर, या जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं? ये बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बड़े आपने पर्टिनेंट सवालात उठाए हैं। जो पहला सवाल है उसका तो जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले किसी भी बड़ी जमात से अलायंस नहीं करना चाहिए, और खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। आपकी एक दफा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर गवर्नमेंट आपने बनानी है तो जो हम ख्याल कुछ जमातें होती हैं उससे आपका हुकूमत में तो हो सकता है, वो भी इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई डायरेक्शन खान साहब की तरफ से ऐसी नहीं है। तो अलायंस के तो मैं हक में नहीं हूँ, और खान साहब की डायरेक्शन भी नहीं है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है फिलहाल। वो सिर्फ एक मुलाकात की, ताज़ियत की, जिस तरह नॉर्मल एक रूटीन में होती है। हमारी जितनी भी जमातों से डिस्कशन अभी होगी, और इस रवा हफ्ते भी होगी और पहले भी होती रही है, वो एक पॉइंट एजेंडा है, फ्री फेयर इलेक्शन, आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो, और उसमें किसी को भी मतलब है कि ये शिकायत ना हो कि जनाब हमें इलेक्शन फायर किया जा रहा है या हमें दीवार से लगाया जा रहा है, सबको एक मौका मिले। इसके अलावा दूसरा नुक्ता तो कोई नहीं है। इस सिलसिले में कुछ जमातों से बातें हुई भी। जमीयत उलमा इस्लाम की एक दूसरी शाख है जो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ है, मौलाना शिरानी साहब जो माजी में उनके बड़े सरकर्दा रहनुमा रहे। इमरान खान साहब के मर्दान के इलेक्शन में उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, जो पिछले साल ज़िमनी इलेक्शन हुआ था मेरे हल्के में, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था फजल रहमान साहब की जमात के खिलाफ। तो उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं इस कमेटी की, असद कैसर साहब की। उसी तरह जो है पीपल्स पार्टी से भी रब्ता हुआ इस सिलसिले में, और मोहम्मद अली दुरानी साहब भी आए, उन्हें मुलाकात की कैसर साहब के साथ। और फिर हुकूमती वजीर हैं इंफॉर्मेशन के मोहतरम सोलंकी साहब, उन्होंने हमारे सीनियर मेंबर शफकत महमूद साहब से इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की, जिसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी नुमाइंदगी करते हुए
शफकत साहब ने उनको यही नुकता सामने रखा कि हम आजाद शफाफ इलेक्शन और वक्त पे करने के हक में हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अलायंस वगैरह की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब खान साहब डायरेक्शन देंगे, उनकी भी मुझे जितना मैं उनको समझता हूँ, मेरा नहीं ख्याल किसी अलायंस की तरफ वो हुक्म देंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक ये चैनल वगैरह की बात है, तो चैनल के बॉयकॉट का भी जो कोर कमेटी है उसको जो ऑफिशियल मुरवजा तरीका है कि जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है वो डायरेक्शन इशू करता है कि इस चैनल का बॉयकॉट है या नहीं है। तो फिलहाल तो किसी भी चैनल के बॉयकॉट का मतलब चैनल एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कोई पॉलिसी ऐसी दी गई है और फिर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। लोगों का सवाल ये था, ऑब्वियसली आपकी मर्जी, आप जिस चैनल पे बैठे जिस चैनल पे ना बैठे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है फिलहाल, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मर्जी तो आपकी नहीं होती। आप जब जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जमात की पॉलिसी को शो करते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि किसी चैनल के ऑफिशियल बॉयकॉट का हुक्म खान साहब की तरफ से थ्रू कोर कमेटी नहीं आया, तो उनकी कोर कमेटी उस पर फैसला करती है और सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट पे एलामिया उस पर जारी करता है। आज कोर कमेटी का इजलास है, मे बी उस पर कोई फैसला ये लोग करें, तो उस पर अगर डायरेक्शन आएगी तो फिर हम जितने स्पोक्स पर्सन हैं उनको ऑफिशियल फिर नोटिफाई हो जाएगा कि आपने इस चैनल पे नहीं जाना। लेकिन अभी तक कोर कमेटी ने इस पे कोई फैसला, उम्मीद है हमारे चैनल के हवाले से आप आते नहीं, आप नहीं देखें, तहरीक इंसाफ आजादी इज़हार राय पे यकीन रखती है, किसी बॉयकॉट की बात वो नहीं है। कुछ हालात में आपको बात औकात करना पड़ता है, जिस तरह माजी में हुआ। लेकिन आज कोर कमेटी उस पर कोई फैसला करेगी कि अगर वाकई खान साहब की कोई डायरेक्शन आई है तो आज वो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन देंगे, उसके बाद तमाम स्पोक्स पर्सन उस पर अमल करेंगे। अगर बॉयकॉट है तो नहीं जाएंगे, नहीं होगा तो जाएंगे। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, दूसरी जानिब ये जो लेवल फील्ड है अभी इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर, नून लीग के अलावा चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, दीगर जमातें हो, इस हवाले से शिकवा करती हमें नजर आती हैं। आपको लगता है कि क्या ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अलावा तमाम तर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकवा कर रही हैं, ये जस्टिफाइड है? क्योंकि ऑब्वियसली जिस जमात का टाइम या टेन्योर चल रहा होता है या जिस पे अच्छा वक्त आ रहा होता है, तो वो कहता है जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। देखें, इस मुल्क में सियासत में ये छांगा मांगा सियासत, और जिस तरह हमारे साथ हुआ, जिस तरह खान साहब की हुकूमत जो गिराई गई और उसके लिए सिंध हाउस यूज हुआ, और बिल्कुल जरदारी साहब जो है उसमें उतने इक्वली जिम्मेदार हैं जितने मियाँ साहब हैं या जितने फजल रहमान साहब, जिन लोगों ने मिलकर ये सारा किया था उस वक्त। तो सिंध हाउस को इसलिए तो यूज नहीं होना चाहिए था। सिंध हाउस तो वफाक की अलामत है, एक रियासती इकाई है। वहाँ जिस तरह हमारे मेंबरान को उनके जमीर के, देखिए कोई किसका अचानक जमीर जाग जाता है, जाके उधर बैठ जाता है, और ये सारी चीजें हुई हैं, हमारे खिलाफ हुई हैं। तो जो हम बात करें वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब उसमें कोई भी जमात को अगर आप एक्स्ट्रा कोई एज मिल रहा है, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, मियाँ साहब 4 साल अदालत से वो हाजिर नहीं हो रहे थे और अदालत से वो मफरूर थे, फिर जब जिस तरह आए हैं, आप मुवाजना कीजिएगा कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जब बुलाया हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, तो उनको जख्मी हालत में, उनकी टांग गोलियां लगी हुई टांग में उनको आना पड़ा, और उनको थ्रेट्स भी थे, लाइव थ्रेट्स थे, और उसके बावजूद आके उन्होंने बायोमेट्रिक किया, और वहीं से पर उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई हाई कोर्ट के अहाते से, तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन वही हाई कोर्ट के जो लोग हैं वो फिर जाके एयरपोर्ट पे मियाँ साहब को बायोमेट्रिक होता है, ये एक सवाल उठता है। हमारे वकला ने इस पे बात की है कि इक्वल सबको ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर जिस तरीके से रियासती जो हमारे पुलिस के जो ओहदेदार हैं या और जो जिम्मेदार लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर जो भी हैं, आपने वो नज़ारे देखे होंगे कि उन्होंने मियाँ साहब को सल्यूट किया। मियाँ साहब जो है वज़ीर आज़म नहीं है, जब वो वज़ीर आज़म कभी बनेंगे फिर आप कीजिएगा सल्यूट, लेकिन इस वक्त वो एक मुजरिम है। देखें सुन लीजिए ना, ये चीजें फिर जिस तरह उनका जो जलसा हुआ, बस शौक करें जलसा, लेकिन जलसे में जिस तरह हुकूमती सपोर्ट उनको मिली, और जलसे से पहले वो अदालत नहीं गए, मतलब पेश नहीं हुए, वो गए तो जेल से थे ना, अदालत से उनको फैसला मिलता, फिर वो बेल लेके जाते। तो ये चीजें ऐसी हैं जिस पे सिर्फ तरीके इंसाफ नहीं। अच्छा, मैं दोबारा जरा पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल प्रोसेस है मैं सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है आपको मौके पहुंचा। मैं जरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है मैं उसकी तरफ दोबारा आपको वापस लाना चाहूंगा, क्योंकि सियासत बातचीत का अमल है। बातचीत अगर होती रहे तो कोई ना कोई हल निकल आता है। ऐसा लगता है कि अब तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये एहसास हो रहा है कि नहीं हमें बातचीत की तरफ जाना चाहिए। और आप असद कैसर साहब इनफैक्ट उन सियासी शख्सियात में शामिल हैं जो बातचीत के हामी रहे हैं हमेशा। आपने जो मुकाबले की सियासत है उसके अंदर आपने एक्सट्रीमिज़म को नहीं आने दिया, मोस्टली आपने अच्छी बात की है, एक दरमियानी बात की है।
इस वक्त क्या ये जो आप 3-4 लोग हैं बाहर और एक्टिव भी हैं जो किसी और पार्टी में भी नहीं गए, आपके पास अली मोहम्मद खान साहब इतना मैंडेट मौजूद है आपके चेयरमैन की तरफ से कि आप उनके बिहाफ पे किसी पार्टी के साथ बात कर सकें? कोई ऐसी नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई है आपकी पार्टी के अंदर जो कि बात कर सके? क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ अगर सिर्फ रिलाई कर रही है तो वो अपने वकला पे कर रही है। इमरान खान साहब ने भी अगर मुलाकात के लिए कहा है कोर्ट से तो अपने वकला का जो 8-10 वकला का पैनल है उसकी बात की है। सियासी रहनुमाओं को उन्होंने जेल बुलाया भी नहीं है। तो आपके पास कोई मैंडेट है ऐसा जिस पे आप बात कर सकते हैं? देखिए, जहां तक डायलॉग की बात है, मैं तो शुरू दिन से जब से ये मसला बना है तो मैंने ये बात की है, बल्कि मैं तो सदर मुमलिकत को उसमें रोल अदा करने का भी मैंने दरख्वास्त की है कि वो खान साहब जो सबसे बड़ी जमात के मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको जरदारी साहब, मियां साहब, सबको वो बुलाएं बैठाएं एक पॉइंट पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और किसी को जो है एज उसमें ना मिले, आवाम को फैसला करने दें ताकि कल को फिर कोई जो है वो गिला ना करे। अब देखें, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनेकाद के लिए सियासी जमातें बैठती हैं तो ये तो जमहूरियत को मुस्तहकम करने वाली बात है। इसमें कोई किसी जमात से इल्हाक नहीं कर रहा, और अगर आपने सियासी जमात से बात नहीं करनी तो फिर आप काहे की सियासत है और कौन सी जमहूरियत है? आप अपना मौकफ रखते हैं, वो उसको छोड़ते नहीं है, दूसरे की बात सुनते हैं। हमने क्या कहना है? हमने ये कहना है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। हमारे जितने लोग जेलों में हैं, जिनको आज तो सूरत हाल ये है कि हमारे लोग जो हैं वो किसी मामूली सी रैली के लिए नहीं निकल सक रहे। देखिए, कल जबरदस्त रैली निकाली है जमात इस्लामी ने, मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो गजा रैली निकाली है, हम सबके दिलों की तर्जुमानी की है, उससे 10 गुना बड़ी हम निकाल सकते हैं, हमें इजाजत नहीं है। ये साफ बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस तरह के हालात में इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठता है कि एक जमात को क्यों कॉर्नर किया जा रहा है और उसको क्यों जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखें, अब फलस्तीन से बड़ा कॉज तो कोई नहीं है। 14 अगस्त में हम ना निकल सके, 6 सितंबर को ना निकल सके, 6 सितंबर को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत से मामलात में आपकी पार्टी को शदीद चैलेंजेस का सामना है। वी कैन सी दैट। इसका जो दूसरा अहम सवाल है कि क्या पॉलिटिकल कमेटी को मैंडेट है? मैं वही कह रहा हूं कि फिर इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, सियासी हिकमत अमली क्या है फिर इससे निकलने के लिए? ये पूछ देखिए, मैं अर्ज करता हूं जी, जो लीगल केसेस हैं वो वकला ने करने हैं, जो पॉलिटिकल जमात के पॉलिटिकल फैसले हैं वो इमरान खान साहब ने करने हैं, और उसमें कोर कमेटी की मशावरत होगी और कोर कमेटी के जरिए वो फैसले लागू होंगे। कोर कमेटी ने तकरीबन 2-1 महीने से, बल्कि जब से खान साहब जेल में हैं, ये रिक्वेस्ट भेजी है, कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इजाजत मिलने की। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप कोर कमेटी के मेंबरान को जो है उनको अभी तक इजाजत नहीं मिली। सिर्फ फैमिली मेंबर्स या वो वकला जो उनके केसेस कर रहे हैं उनकी इजाजत। आपके चेयरमैन ने ख्वाहिश का इजहार भी तो नहीं किया ना आपसे मिलने के लिए? उन्होंने अपने बेटों से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, अपनी अहलिया से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, वकला से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने सियासी रहनुमाओं से मिलने का इजहार किया हो, ख्वाहिश का इजहार किया हो। देखें, खान साहब खुद एक सियासी लीडर हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी कोर कमेटी के मेंबरान से नहीं मिलना चाहते? ये तो एक अजीब तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोर कमेटी ने रिक्वेस्ट भेजी है, अभी तक हमारे कोर कमेटी को इजाजत नहीं मिली कि पॉलिटिकल लीडरशिप मिले। सिर्फ फैमिली मेंबर्स और वकला को जो है वो इजाजत मिली है, और वो भी हफ्ते में एक दिन। आपके फैमिली मेंबर जो है वो ट्यूसडे के दिन जो है वो जा सकते हैं। वकला भी, वो वकला जो रेगुलर उनके केसेस अटेंड कर रहे हैं, उनको इजाजत है। अगर कोई और जाता है, बल्कि उनको भी जो है आसानी से अंदर नहीं जाने दिया जाता, उनको भी मसले मसाइल आते हैं। कोर कमेटी को खान साहब की डायरेक्शन पहुंचती है, कोर कमेटी उस पर फैसला करती है, फिर एलामिया जो है वो जारी करती है। कोर कमेटी ने यह मुनासिब समझा कि कुछ कमेटियां उन्होंने बनाई लीगल केसेस के लिए, लीगल कमेटी अपनी बनाई जिसको वो वकला हाउस में है, और इसी तरह उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई जमातों से एंगेजमेंट के लिए कि इलेक्शन के हवाले से उनसे बात करे। तो इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए उनको कोर कमेटी की तरफ से फुल मैंडेट हासिल है कि डे टू डे अफेयर वो रन करें। अगर कोई बड़ा फैसला करना है उस पर फिर वो खान साहब से डायरेक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी जमात से इल्हाक करना है, वो खान साहब की डायरेक्शन से होगा। ऐसे अभी कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, इन द एंड ये जो हम आईपीपी की बात कर रहे हैं, वही चेहरे हैं पुराने जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, अब वो पुराने चेहरे नई जमात में शामिल हो रहे हैं, और वादे हैं, जो बातें हैं, वो सब वही हैं जो शायद वो पहले से करते आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो नई जमात है, उन्होंने कुछ जलसे और कुछ कैंपेन्स भी कर रहे हैं इस हवाले से कि इनका जो मैंडेट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आवाम से, या जो इनकी एक्सपेक्टेशन है पब्लिक को लेकर, क्या पब्लिक अब इनको उस तरह से एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि कुछ अर्सा कब ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब ये एक नई जमात का हिस्सा बने हैं जो कि सियासी उफक पे नमूदार हुई है, बट स्टिल ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस इस जमात के लिए भी होंगे। क्या ये तकदीर बदलेगी? बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी अली भाई के मुंह पे इस सवाल में।
देखें, कभी भी जो अपने रेवड़ से जो बिछड़ता है तो उसको फिर भेड़िए खा जाते हैं। तो ये रेवड़ से बिछड़े हुए लोग हैं और उनकी कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है। मेरे लिए काबिल एहतराम है, हम एक फील्ड के लोग हैं, हमारे साथ रहे हैं, खाया पिया है हमने, लेकिन इनकी क्या पॉलिटिकल स्टेक्स हैं? देखिए, साफ बात मेरे से सुने, सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला है पीटीआई से, एमक्यूएम का मुकाबला कराची में पीटीआई से, पंजाब में नून का मुकाबला है पीटीआई से, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब की जमात का, फजल रहमान साहब की जेओआई और एएनपी का मुकाबला है पीटीआई से। हर जगह मुकाबला पीटीआई से है। पीटीआई हर जगह मौजूद है, वहां जमातें बदल रही हैं मुख्तलिफ सूबों में। तो आप मुझे बताएं, इसमें ये जो है आईटीपी जो है ये किधर है? और केपीके में जो दूसरी वो है, जो हमारे जो है क्या नाम है उस जमात का, वो किधर है? अवाम देखें, अवाम इस तरह से नहीं होता कि अचानक कोई रातों रात की जमात खड़ी हो जाए और उसके पीछे चल पड़े। देखें, नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन सेंस ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। पाकिस्तानी कौम बड़ी अवेयर लोग हैं और आप इसको देख लेंगे। इसीलिए तो तहरीक इंसाफ एक बात करती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने दो, बक्सा रखने दो। और ये मैं आपको बता दूं, अगर हमारा मैंडेट ना होता, अगर हमारा वोट बैंक ना होता, अगर लोगों को ये पता ना होता कि और पक्का यकीन ना होता कि 2/3 अक्सरियत लेने जा रहे हैं इमरान खान साहब, इलेक्शन कब के हो चुके होते, लोगों की जो शेरवानियां हैं वो सिलवा के 3 दफा धुलवा भी चुके होते। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया, इमरान खान ले जाएगा। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। कुछ एक सवाल रह भी गया, लेकिन इंशाल्लाह अगली हम जरूर करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और अब आपको दिखाते हैं आसिफ महमूद की तैयार करदा साइबेरिया से पाकिस्तान मेहमान परिंदों के हवाले से एक रिपोर्ट। ज़्यादातर बल्कि स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जिनके शिकार की इजाज़त नहीं दी जाती, उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया है। जैसे सुरखाब हैं, मग हैं, इस तरह के जो परिंदे हैं इनकी बिल्कुल शिकार की इजाज़त नहीं है। और जिन परिंदों के शिकार की इजाज़त दी जाती है वो सर्वे में उनकी तादाद इस काबिल होती है, इतने ज़्यादा वो होते हैं कि जिनके शिकार को हम परमिशन दे दें तो उनकी नस्ल को ख़तरा ना हो। अरसा कदीम से इंसानों का कभी मशगला रहा है और कभी इंसानों की गुज़र औकात भी रही है शिकार के ऊपर। तो अब आजकल इसको मशगला के तौर पे ज़्यादा लिया जाता है, हॉबी इसको एक तस्वर किया जाता है। तो वो एक स्पोर्ट्स जो जायज़ और कानूनी दायरे में रह कर एक स्पोर्ट्स जिसकी इजाज़त दी जाए, हम वो इजाज़त देते हैं। जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी वेलफेयर के लिए काम करने वाली एनजीओज़ ने मुतालबा किया है कि जंगली जानवरों और परिंदों के कानूनी और गैर कानूनी हर किस्म के शिकार पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर दूसरे मुल्कों से परिंदे हमारे पास एज ए मेहमान आते हैं वक्त गुजारने के लिए, ब्रीडिंग के लिए, अपनी मौसम की सख्ती को अवॉइड करने के लिए अगर इधर आ जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको कंफर्ट फ़राहम करें, हम उनकी ज़िंदगी लेने के दर पे ना आ जाएं। तो अगर ऐसे परिंदों को हम कुछ फैसिलिटेट करेंगे, उनकी जगह पर उनको रहने देंगे और हंटिंग को लीगल नहीं करेंगे, इससे हमारे मुल्क में भी जो परिंदों की तादाद है उसमें भी इजाफा होगा। अगर हम इनके लिए हंटिंग को बैन कर देंगे तो हमारे मुल्क में जिन परिंदों की हंटिंग को लीगल किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको भी ख़त्म करने के लिए स्टेप्स उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को बैन नहीं करती और इस हंटिंग को लीगल ही रखती है तो हमें फिर एक लीगल प्रोसीजर का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारा इरादा है कि अगर ये चीज़ बैन नहीं की जाती तो हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। वेटलैंड्स हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा रुख कर रहे हैं इंडिया की साइड पे, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है और वो अपने वाटर रिजर्वायर को भी बड़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हमारे पास डे बाय डे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो सुकड़ते जा रहे हैं, उनका हैबिटाट लॉस होता जा रहा है और पोल्यूशन, हम उसमें केमिकल डाल रहे हैं। अब वो परिंदे उसमें केमिकल की वजह से भी मरते हैं, लेड पॉइजनिंग की वजह से भी मरते हैं और एक्सेस हंटिंग की वजह से भी मरते हैं। उसके अलावा नेटिंग बेशुमार होती है। पंजाब वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक शिकारियों को सिर्फ हफ्ता और इतवार के रोज़ मखसूस तादाद में परिंदों के शिकार की इजाज़त दी जाती है। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके सर्द इलाकों से पाकिस्तान आने वाले ये महाजिर परिंदे ना सिर्फ हमारी आबगाहों की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि ये इकोसिस्टम का भी अहम हिस्सा हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इनकी प्रोटेक्शन ना की गई तो आने वाले सालों में इनकी तादाद मज़ीद कम हो सकती है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सट्रा। अब बात करते हैं जुल्म और सितम की, इस दास्तान की जिसको दुनिया खुली आंखों से देख रही है और उसको रोक नहीं पा रही है, और बात सिर्फ बयानात तक महदूद है। कभी मुस्लिम ममालिक मज़ाहमत करते हैं, कभी अक़वाम आलम, मगर कोई इस जारियत के खिलाफ ठोस लाअमल नहीं बना सका और ना ही मुस्तकबिल में बनता नजर आ रहा है। इसराइल की जी गजा में बर्बरियत 24वें रोज भी जारी है और इसराइल डंके की चोट पर गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर उतर आया है। उसके लिए ताकत के नशे में धुत इसराइल हर चीज को निशाना बना रहा है, चाहे वो अस्पताल हो, मसाजिद हो, पनाहगाहें हो, कुछ भी हो। इसराइल बर्बरियत से महफूज नहीं है कोई भी चीज़। इसराइल की नस्लकुशी दुनिया बराह रास्त देख रही है कि किस तरह से चुन चुन कर जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। बगैर सबूत इमारात को ज़मीन बोस कर दिया गया और किया जा रहा है। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा में शहीद होने वाले जो फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 5000 से ज़ायद हो चुकी है। 8000 रिपोर्ट हो चुकी है। इसराइली जी 8 हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 20,000 से ज़ायद है, जबकि गजा के एक डॉक्टर ने कहा है कि इसराइल महसूर इलाके में फॉस्फोरस बमों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना था कि एक 13 साल के बच्चे का इलाज किया गया जिसकी टांगें और आनें जो मखसूस फॉस्फोरस है उससे जली हुई थी, और इसराइल ने हर जंगी जराइम से बेपरवाह होकर भूख और प्यास को जंग का हथियार बना लिया है। ये गजा की सूरत हाल है, आप हमसे बेहतर जानते हैं जब आप फॉलो कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो खबर रसां इदारे हैं, AFP है, उसकी रिपोर्ट से कह रही है कि फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदाद है उस एजेंसी ने कहा है कि कई गोदामों से गंदम, आटा और दीगर ज़रूरी सामान को लूट लिया गया है। गजा में UNRWA के सरबरा थॉमस वाइट का ये कहना है कि ये एक तशवीशनाक अलामत है कि 3 हफ्तों से जारी झड़पों और कड़े मुहासरे के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। इस ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब ने आए हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल की गजा पर जो बमबारी जारी है इसमें सबको और किसी इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर कर सकती है। सियोनी हुकूमत के जराइम सुर्ख लकीर को अबूर कर चुके हैं। ये सूरत हाल सबको एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। वाशिंगटन हमसे कुछ ना करने को कहता है लेकिन वो इसराइल की खुली हिमायत जारी रखे हुए है, इब्राहिम रईसी साहब ने कहा है। उधर जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने रिपब्लिकन यहूदी कन्वेंशन में एक तकरीर की। इस दौरान वादा किया कि अगर वो दोबारा मंतखब हुए तो वो मुस्लिम ममालिक पर दोबारा सफरी पाबंदियां आयद कर देंगे। हम रजत पसंद मुसलमानों, दहशत गर्दों को अपने मुल्क से बाहर रखेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है और क्या ये जो इसराइल ने रवैया अपनाया है हमास को सामने रखकर बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद करने का, क्या ये किसी तौर रुकेगा? अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी परेशान है। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि हमने जंगबंदी की अपील की, इसराइल ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। तो ऐसा लगता है कि किसी भी बैनुल अक़वामी कानून से बालातर है इसराइल की दहशत गर्दी जो इस वक्त वो कर रहा है। और मनाजिर क्या हैं ये तो आप देख ही सकते हैं, जिसमें कोई अस्पताल महफूज नहीं, कोई पनाहगाह महफूज नहीं। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं, उनकी राय इस बारे में लेते हैं। मशरिक़ वस्ता के हवाले से मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। हाफिज़ साहब थैंक यू वेरी मच, और प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट भी करते हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे लिए ना तो मौजू नया है, ना तो इसके ऊपर बात करना, और ना इसराइल का वो रवैया नया है जो अपनाया हुआ है, लेकिन ये जो एक हक समझ लिया इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर अपनी जारियत को नाफिज करना और मुसलसल वहाँ पे मजलूम ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना, बैनुल अक़वामी दुनिया का रवैया इस पर यकीनी तौर पे काबिल रहम है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल और दीगर इदारे इस वक्त अपने इख्तियारात खो चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं इसराइल के सामने कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, या महज या आपको लगता है किसी प्लानिंग का हिस्सा है कि कहते हैं ना कि अंदर से खाई जाए ऊपर से रोला पाई जाए, पंजाबी में कहते हैं, ऐसी सूरत हाल है कि ऊपर ऊपर से कहे जाए और अंदर से जो है वो चलने दो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इसराइल जो कुछ आज कर रहा है उसकी सरपरस्ती, उसका साथ बाज़ यूरोपीय ममालिक, बरतानिया और अमरीका खुल के दे रहे हैं। अगर अमरीका इसराइल से आग उठा ले तो वो एक 5 मिनट के लिए जंग के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब दुनिया में जो एक आवाज़ बुलंद हो रही है वो अमरीका और जो इसराइल के हलीफ ममालिक हैं उनके खिलाफ भी हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो कुछ भी कर लें, जितना भी जुल्म और सितम कर लें, जो भी मजालिम कर लें, अब फ़लस्तीनियों ने एक बात साबित कर दी है कि वो इसराइल के जुल्म और सितम के सामने खड़े हैं, और जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता, उनकी ज़मीन उन्हें वापस नहीं मिल जाती, वो उस वक्त तक लड़ते रहेंगे। अब एक तरफ कल फ़लस्तीनी सदर जो है महमूद अब्बास, उन्होंने कहा है कि अरब रहनुमा है उन सबका इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। मैं समझता हूँ कि उनको अरब इस्लामी दुनिया का
और रूस और चीन, इनको भी उसमें दावत देनी चाहिए, तमाम इस्लामी ममालिक, रूस और चीन, और एक वाज़ेह लाए अमल बनाना चाहिए। ये जो बर्बरियत और वहशत और सफाकियत इसराइल कर रहा है, ये तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को भी इसमें पाँव के नीचे रौंदा है, आलमी कवानीन को भी रौंदा है। तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो तो यही है कि एक तरफ बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल है वो गज़ा में ऑपरेशन की जरूरत नहीं कर रहा और उसका नुकसान भी हो रहा है। ये जितनी लंबी जंग जाएगी दुनिया के लिए उतना खतरनाक हो जाएगी। सबको ये सोचना होगा कि इस जंग से कैसे बाहर निकलना है और फ़लस्तीन को उसका हक किस तरह देना है। अच्छा हाफिज साहब, इसमें जो बराह रास्त स्टेक होल्डर था या जिसने ये इनिशिएट किया वो तो हमास था, और बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया, और मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय में भी ये सवाल उठाने में हक बजानिब है कि आपके पास पॉलिसी क्या थी। आपने अटैक किया, आपने इसराइल को टारगेट किया, माना आपने उनके बहुत सारे लोग मारे, आम लोग मारे, फौजी भी मारे, पकड़े भी, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त फ़लस्तीनियों का हाल हो रहा है, कोई वाज़ेह पॉलिसी हमें हमास की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। जिसके बाद किसी सिफारती सतह पे बात हो चुकी, जब हम ताकत का कंपैरिजन करते हैं तो ये तो हमारे सामने वाज़ेह है कि ताकत के कंपैरिजन में इसराइल और उसके पीछे खड़े अमेरिका और बरतानिया कहीं ताकतवर हैं हमास और इस जैसी दीगर तंजीमों के हवाले से। बात अगर हो सकती है तो वो सिफारती सतह पर हो सकती है, यानी कि एक दबाव डाला जाए और फिर सिफारती सतह पर मजबूर किया जाए। दबाव आपने डाला, अब सिफारती सतह पर क्या आपके कार्ड्स के ऊपर है जिस पर आप दुनिया से बात कर सकते हैं? 24 दिन हो गए जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, जाने कितने फलस्तीनी बच्चे इस वक्त पानी की बूंद को तरस रहे होंगे, हो सकता है मर भी गए हो मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन के दौरान। तो ये क्या रवैया है, क्या पॉलिसी है हमास की, इस पे भी जरा राय दीजिए। देखिए, बात ये है कि उनके तरीक़ेकार से अगर आप इख्तिलाफ भी करें तो सवाल ये है कि 16 साल से गज़ा एक जेल बना हुआ है। ये सारी गुफ्तगू, बातचीत, ये सारे सिलसिले कहाँ थे? रोज ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है, रोजाना उनकी माओ, बहनों, बेटियों को ज़िबा किया जा रहा था। और बिलखुसूस पिछले साल डेढ़ में जिस तरह अल-अक्सा की रोजाना तौहीन की गई, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया, तो ये एक रद्द अमल है। ये कह रही थी सऊदी अरब ने अपने पहले दिन अपने मौक़िफ़ पे इस बात को वाज़ेह किया कि ये जो कुछ हुआ है ये इसराइल की करतूतों का और इसराइल के जुल्म का जवाब है। और दुनिया ये बात कह रही थी, जब आप किसी को जीने ही ना दें, ना माँ को, ना बहन को, ना बेटी को, ना उसके घर महफूज हो, ना वो मस्जिद जा सके, ना वो उसके मुकद्दसात, तो फिर वो क्या करेगा? ये उसको फिर कमजोर आदमी जो जिस तरह होता है, जो उससे होता है वो कर लेता है। फलस्तीनियों ने, और इनमें आपको मैं बताऊं कि इनमें अक्सरियत जो 7 अक्टूबर का हमला करने वाले हैं, उनमें अक्सरियत उन बच्चों की है जो यतीम हुए, जिनके बाप को या माँ को, जिनके घर पे हमला करके इसराइलियों ने जो है वो आज से 30 साल पहले या 15 साल पहले या 22 साल पहले शहीद कर दिया। ये जब कमजोर जो उसके बस में होता है वो करता है। और 16 साल से अगर किसी को गज़ा की जेल नजर नहीं आती और उनको हमास का ये अमल नजर आता है तो पहले उनको अपनी हालत ठीक करनी चाहिए। हालत ठीक करनी चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, जिस तरह से अभी इमरान ने भी सवाल में कहा कि एक तरफ तो इजराइल की हठधर्मी है, ये दहशतगर्दी है जो वो कई सालों से करता चला आ रहा है, दूसरी जानिब ये मगरबी ममालिक का जो मौक़िफ़ है, जिस पे हमने कल अभी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी स्टेटमेंट को किया कि जी अगर वो दोबारा आते हैं इक़्तिदार में तो वो मुस्लिम ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, सफरी पाबंदी लगाएंगे। और इससे पहले भी उनका कोई मौक़िफ़ इस्लामी ममालिक को लेकर कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा है, बल्कि इनफैक्ट बहुत बुरा रहा है। अब ये जो मगरब ममालिक का एटीट्यूड है और दूसरी जानिब ये जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, इससे जो खित्ते के दूसरे ममालिक है ज़ाहिर है उसके अमन में भी इम्पैक्ट आएगा, वहाँ का अमन भी ख़राब होगा। तो इस पे जो सीज़ फायर की बार बार मुतालबा किया जा रहा है या गौर करने की बात की जा रही है, आलमी इदारों से कहा जा रहा है, तो ये कोई सलूशन की जानिब जाता हुआ बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए, बात यह है कि ये खाली इस्लामी ममालिक इससे मुतासिर नहीं होंगे, यूरोप, अमरीका, बरतानिया भी इससे मुतासिर होंगे। वो शिद्दत पसंद तंजीमें जो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी इन वाक़यात से, उनको फिर एक बार ताकत है। और वो तो सिर्फ इसका मकसूद है कि भी इस वक्त उन तंजीमों को जो इसराइल कर रहा है
कभी करना है ताकि इस्लामी ममालिक के अंदर जो अमन और सुकून है आया है बड़ी मुश्किल से, जो इस्लामी उम्मा की एक वहदत जो है और इत्तेहाद पैदा हुआ है, जो दूरियां दूर हुई हैं, तो ये एक लंबा मंसूबा है इसराइल और उसके हलीफों का इस्लामी ममालिक के अमन से खेलने का। लेकिन आग तो आग होती है, वो नहीं देखती है कि ये घर किसका है, वो सबको जलाती है। इससे जो शिद्दत आएगी और जो इस जुल्म सितम के नतीजे में रद्द अमल होगा, उसके नताइज बड़े खौफनाक हो सकते हैं। अच्छा, एक तो फारबुल आप हमारी इतला के मुताबिक आप इस वक्त भी आप मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। एक तो हम इन ममालिक की बात करें ना, जो चाह के आंखें चुरा रहे हैं, जिनको जो देखना ही नहीं चाह रहे, वो अच्छा ही उनका काम नहीं कर रहा। जैसे हम अमेरिका की बात करें या ऋषि सोनक बरतानिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिनके कंसर्न्स भी हैं, जिनका रोल भी है। जैसे मैं सऊदी अरब का नाम ले लेता हूँ। सऊदी अरब का बड़ा अहम रोल है और सऊदी अरब ने हमेशा अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखा है इस सूरत हाल के ऊपर। और सऊदी अरब के पास एक ताकत भी है वसाइल की सूरत में, इस इलाके में अपनी प्रेजेंस की सूरत में। क्या ये ममालिक अपना ड्यू जो रोल है वो प्ले कर पा रहे हैं? इनको प्ले करने में कोई मसाइल आ रहे हैं? और क्या ये ममालिक अगर अपना ड्यू रोल प्ले कर पा रहे हैं तो उसका फिर असर हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है ये पहली मर्तबा है कि मुस्लिम ममालिक में जो बड़े ममालिक हैं, तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, मिस्र है, पाकिस्तान है, एक जगह एक मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं कि अब मसले का हल सिर्फ एक है और वो एक आजाद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम है। सऊदी अरब इस पर लीड कर रहा है। लाज़िम बात है कि सऊदी अरब इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह भी है और अल्लाह ताला ने उनको हरमैन शरीफैन की सरजमी दी है। तो सऊदी अरब मुसलसल सफारती सतह पे भी, और आपने देखा है कि जो अंदाज, जो रवैया सऊदी अरब ने वज़ीर ख़ारिजा अमरीका के साथ अपनाया है, और उसके बाद आप देखें सऊदी वज़ीर ख़ारिजा तसलसल के साथ कल रात भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने 4 या 5 सिर्फ ज़राए ख़ारिजा से मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत की है। और मेरी ये इत्तला है कि सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा है, जिनका बहुत ज्यादा असर है और वो समझते हैं अमरीका बरतानिया, और इनको वो भी इस वक्त अमरीका पहुंच चुके हैं और अमरीका के बाद वो बरतानिया जा रहे हैं। तो सऊदी अरब इस कोशिश में है कि खित्ते में जंग जो है वो आगे बढ़ने की बजाय मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, और जो एक सिमत पे जा रहा था सऊदी अरब और दीगर इस्लामी अरब ममालिक से आजाद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम, उसको हासिल किया जाए। लेकिन सऊदी अरब बहुत वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है, कुवैत बहुत वाज़ेह है, कतर बहुत वाज़ेह है, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये सारे जो ममालिक आपको इस वक्त मिस्र है, ये पहली मरतबा पे नजर आ रहा है कि एक ऐसा मौक़िफ़ पर सब एक है। और आप देखें कि मुझे ये लग रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर जो है इस्लामी सरबराही, ठीक है हाफिज़ साहब, अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस जी, वो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कोई नतीजा निकले। हाफिज़ साहब, लम्हा फिक्रिया तो ये है कि सभी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, कितने बड़े बड़े नाम हैं, ईरान, इराक, जिनका आप नाम ले रहे हैं, कतर, वर्ल्ड रिसोर्सेज इनके पास हैं, उसके बावजूद द लीस्ट दे कैन डू इज के सीज़ फायर के लिए अपना प्रेशर बिल्ड करें। कोशिश तो यकीनी तौर पे कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। और नतीजा ना निकलने की सूरत में हम जब बात कर रहे हैं पिछले 10 मिनट के अंदर, क्या पता कितने फ़लस्तीनी बच्चे अपनी जान से चले गए हों। अलमिया तो इस वक्त यह है एक इंसानी जान का, एक इंसानी सांस का अलमिया है जिस पे हम बात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ के साथ कि फ़लस्तीनी अवाम की मदद और मुआवनत फरमाएं, अपना करम करें और उनके लिए आसानी हो। हम इस दुआ के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज वकार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तार साहब बात कर रहे हैं कि क्या अदब मुस्तनद तारीख बयान करता है। इसी हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, देखते हैं आज के सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में मैं आज बात करेंगे तारीख़ के हवाले से कि तारीख़ में जो आगाही है, मतलब तारीख़ के हवाले से अगर हम किसी सदी से आगाह होना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट से आगाह होना चाहते हैं, किसी ख़ास साल से कि उसमें क्या हैपनिंग हो रही थी, हमें किस तरफ देखना चाहिए, मुर्रिखीन की तरफ या अदब की तरफ, उस वक्त का जो अदब है। मुर्रिखीन के हवाले से जब हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शवाहिद ऐसे आते हैं कि वो दरबार का इन्फ्लुएंस रहा है और किसी हद तक बहुत सारी जगहों पे
बायस्ड जो है मामला या किसी खौफ की बुनियाद पे चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती गई। अदब के पास क्योंकि एक बड़ा अच्छा टूल ये होता है कि वो सच लिख भी जाता है और वो दरबार का जो मामला है उससे बच भी निकलता है। और इस हवाले से अगर मुझे अपना ये इस खित्ते की पार्टीशन देखनी है तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको मैं पढ़ के तो आगाही हासिल कर सकता हूँ, ये किसी भी हवाले से, लेकिन ये किस हद तक मुस्तनद हो सकता है। तो इस हवाले से तार साहब से पूछेंगे कि क्या अदब या लिटरेचर मुस्तनद तारीख बयान करता है? अच्छा, अदब को फिर मैं महदूद करूँगा नावल तक, फिक्शन तक, क्योंकि शायरी मेरे ख़्याल में तारीख़ को नहीं बयान करती। उसका अलमिया बयान कर सकती है, उसके एहसासात बयान कर सकती है, लेकिन उसको डिपिक्ट नहीं कर सकती। यानी बहुत सुराग लगाया जाता है कि 1857 के हवाले से गालिब ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, या जिस तरह वो मुझे याद आता है कि मंटो के ऊपर जब मुकदमा हुआ है ठंडा गोश्त का, तो अदालत में बहुत सारे और भी गवाह थे, उसमें फैज़ साहब भी थे। तो फैज़ साहब ने कहा कि ये हरगिज़ सोच नहीं है, लेकिन ये अदब के मायार पे पूरा नहीं उतरता अफसाना। तो उस पर मंटो बहुत रंजीदा हुए थे, उन्होंने शिकायत की बार बार कि ये फैज़ ने क्या कह दिया। तो मेरा उसमें नुक्ता नज़र ये था कि एक्चुअली ये दोनों में फ़र्क बहुत है। मतलब फैज़ साहब कहते हैं दाग दाग उजाला, ठीक है, अच्छा हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, खून के धब्बे मिटेंगे, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह बाकी जो भी शायरी है, शायरी क्योंकि इंडिकेट करती है, सिंबॉलिक होती है, वो वाज़ेह हक़ाइक़ नहीं बयान करती। और जो फिक्शन राइटर है वो गोया अपनी FIR अपने हाथों से लिखता है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि कल कलां अगर 47 के हवाले से किसी ने तारीख़ मुरतब नहीं करनी, उसकी असल रूह को पहचानना है, तो वो ठंडा गोश्त या अपना वो जो है तोबा टेक सिंह, इश्क काली शलवार, शायद ये 3-4 अफसानों में वो पार्टीशन पूरी है, वो शायरी में नहीं आ सकती। इसलिए फैज़ साहब ने ये कहा कि उनके मुताबिक ये बहुत डायरेक्ट था। लेकिन ये है कि नावल जो है, अब वो मुस्तनद की बात मैं नहीं कर रहा। ज़ाहिर है कि नावल निगार का भी अपना बायस होता है, कोई ना कोई साइड वो लेता है। मसलन नेपोलियन की जो जंगें हैं, वो टॉल्स्टॉय की आप देखें वॉर एंड पीस में, उसका नाम ही वॉर एंड पीस। 2-3 जंगें उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, और अगरचे रशियन नुक्ता नज़र से की हैं, लेकिन वो शायरी में नहीं आएंगी। आप अगर, मैं वाटरलू गया हूँ जहाँ पे वाटरलू की जंग हुई, और वहाँ पे भी जो मुकामी नुक्ता नज़र है वो मुख्तलिफ है और इंटरनेशनल नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। लिटरेचर जो है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उसको मुस्तनद तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि हर एक की अपनी नेशनैलिटी है, उसके कोई ना कोई बायस होगा, लेकिन जो डिटेल है, जिस तरह कहते हैं ना कि एक पिछले दिनों एक किसी का मैं पढ़ रहा था कि तारीख़दान जो है वो तारीख़ लिखते हैं, नावलिस्ट जो है वो लोगों को महसूस करवाता है कि वो तारीख़ कैसी थी। तो वो लोगों को जो महसूस करवाना है वो सिर्फ फिक्शन में हो सकता है। और वो क्योंकि ओवरऑल हम समझते हैं कि जो बड़ा राइटर है कम से कम उसमें बायस बहुत कम होता है। आप जितने लोगों को देखें, मतलब आलमोस्ट मुआशरे के बागी थे। टॉल्स्टॉय ने कह दिया कि वो चर्च के रिचुअल नहीं मेरी डेथ पे पढ़े जाएंगे, पादरी आगे तकरीर नहीं करेगा। गार्सिया मार्किस भी इन्हीं ख्यालात का हामी था। दोस्तोवस्की का मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी अपना किताबों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ये अनबायस्ड लोग होते हैं और जो कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं वो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुस्तनद तो नहीं, लेकिन तारीख़ की जितनी ओरिजिनल सूरत है वो सिर्फ राइटर ही बयान करते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, जब भी आपने तारीख़ की जानिब जाना है तो वहाँ का अदब हर सूरत में देखना है। जब आप पुराने अरबी शायरी पढ़ते हैं या यूनान का ड्रामा देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त
कि इंसान से आपको बिल्कुल बराह रास्त जोड़ती हैं, उनके एहसासात के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ। जबकि दूसरी तरफ जो तारीख़ है जो कि बहुत ही मारूजी अंदाज से भी लिखी जाए तो वो शायद इंसान के उन बहुत नाजुक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही पेचीदा किस्म के जो एहसासात हैं उनकी तर्जुमानी तो नहीं करेगी। तो अदब जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और अदब जो है वो उसमें कुछ शक नहीं है कि अपने किसी भी अहद का बेहतरीन इज़ारिया हो सकता है और किसी भी अपने अहद का बेहतरीन तर्जुमान हो सकता है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ आपकी डाइट के हवाले से। तो आपको पता है जी, सर्दियों की आमद है। मुल्क भर के बाज़ारों में सर्दियों की जो सौगातें हैं वो आपको नज़र आने लग गई हैं, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। और इस मौसम के अंदर अगर कहा जाए कि ये एक ब्लेसिंग है ड्राई फ्रूट्स और ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी चीज़ों को फुलफ़िल करती है, तो ग़ज़ाइयत से भरपूर जी खुश्क मेवाजात आपकी जो मेंटल हेल्थ है या आपकी फ़िज़िकल एनर्जी है उसका सबब बनते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बीमारियों के बायस जो बहुत आपको अमराज का ख़तरा रहता है उसको कम करता है, जिसमें हम अमराज कल्ब की बात करें, कैंसर की बात करें, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है उसको आपने किस तरह से मॉनिटर करना है, किस क्वांटिटी में आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और कौन सी ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं, क्या इनका कोई ऑल्टरनेट भी होता है, इसी सारी सूरत हाल पे डॉक्टर समर इश्तियाक हमें ज्वाइन करिए स्टूडियोज के अंदर, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर समर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है सर्दियों के आते ही या अभी प्लान करी हैं? नहीं, अभी तो नहीं किया स्टार्ट, लेकिन जैसे ही अब होता है तो आपको पता है ये एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पे कि वो हमारी विंटर्स तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम ड्राई फ्रूट का एंगेज ना कर लें। में बैठ के मूंगफली नहीं खाते। The most available dry fruit is मूंगफली, frankly speaking, but at the same time जो ग़ज़ाइयत या दीगर बात हम कर रहे हैं वो इसमें कम और दीगर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें ज़्यादा है। ऑब्वियसली फिर वो हमारे बजट को हर्ट कर देता है क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोग। सो क्या इक्वेशन है जी ड्राई फ्रूट्स खाने की, कितने खाने चाहिए, कितने खा सकते हैं हम, सीइंग द इन्फ्लेशन, उस फैक्टर को देखते हुए क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा इमरान, सबसे पहले तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनके हेल्दी बेनिफिट्स बहुत है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये ओमेगा 3 रिचेस्ट होते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बादाम खाओ तो आपका जो है दिमाग तेज होगा, या किसी को कह देते हैं कि अगर आपने इसका दिमाग तेज करना तो इसको बादाम दे, याददाश्त अच्छी करनी है तो बादाम खा लें। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि हेल्दी चीज़ों को भी अगर आप एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो आपकी बॉडी में अनहेल्दी इफेक्ट्स डालते ही डालते हैं। तो नॉर्मल जो है वो 7 से 10 बादाम जो है वो हम रिकमेंड करते हैं डेली बेसिस पे। और उसके साथ जो वॉलनट्स हैं, पिस्टैशियो है, आपके डिफरेंट जो नट्स होते हैं वो 2 से 4 ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक इसमें ओमेगा 3 है और एंटी ऑक्सीडेंट है। ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को बहुत हेल्दी इफेक्ट्स देता है। अच्छा। तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ओमेगा 3 ओमेगा 6। ओके, तो ये हम किसी स्पेसिफिक इशू के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम किसी स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कम या ज्यादा कर सकते हैं कि ये बढ़ा दें, ये कम कर दें, या ये ज्यादा ले लें, ये ना लें, ऐसा भी कर सकते हैं? अच्छा इमरान, उसमें ये होता है कि हम फिस्ट फुल ऑफ नट्स एक मुट्ठी के बराबर हम कहते हैं कि आप डेली बेसिस पर डे रिकमेंड करते हैं। बट डिपेंड करता है कि अगर आपको हार्ट हेल्थ इश्यूज हैं कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हैं तो ये ओमेगा 3 के बादाम और अखरोट 7 से 10 बादाम हार्ट के पेशेंट्स को और 2 से 4 वॉलनट्स ये सिर्फ हम रिकमेंड करते हैं डेली बेसिस पे। और इसके साथ साथ जो आपके मेवा होते हैं या पिस्टैशियो होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। मिक्स्ड फुल ऑफ नट्स जो है एक मुट्ठी आप डेली बेसिस पे ये ले सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली हम ड्राई फ्रूट्स को स्पेसिफिकली एसोसिएट कर देते हैं विंटर के वेदर से। डू यू अग्री कि विंटर्स में ही खाने चाहिए या गर्मियों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप रोज़ाना की बुनियाद पे हार्ट पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट्स को या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को रिकमेंड कर रही है? अच्छा माला, इसमें ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ विंटर्स में कंज्यूम करें, आप इसको समर्स में भी कर सकते हैं। बट वही बात कि आप इसकी क्वांटिटी कितनी मॉडरेशन में ले रहे हैं। अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो समटाइम्स पेशेंट्स आते हैं कि हमें एक्ने का इशू हो गया या डिहाइड्रेशन हो गई, ये सारा बहुत है। तो उसके साथ आपने अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है। तो आप समर्स में भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 7 से 10 बादाम आपको डेली बेसिस पे कुछ नहीं कहते। तो बेहतरीन इस्तेमाल बराह रास्त चबा के खाने से ही है या किसी के साथ आप उसको ब्लेंड कर लें, किसी मिल्क शेक में डाल लें, किसी डेजर्ट में डाल लें? बराह रास्त इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है ड्राई फ्रूट्स? इसको हम रो फॉर्म में ही देते हैं और ये होता है कि बादाम को भिगोकर फाइबर उसका जो पील ऑफ करके हम तब रिकमेंड करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रैक्टिस की जाती है कि बच्चों को कहा जाता है बच्चे नहीं लेते तो हम कहते हैं कि उनके शेक्स में ऐड कर दें। लेकिन जब हम शेक्स में ऐड करते हैं ना तो बादाम में वो होता है रोगन बादाम, आपको पता है ऑयल होता है, बड़ा हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए। तो वो ब्लेंडर के उस साइड पे लग जाता है तो वो आपकी बॉडी को मिलता नहीं है। तो हम पेरेंट्स को यही कहते हैं, इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चों को रो फॉर्म में बादाम कंज्यूम करवा दें। अच्छा सॉरी मैम,
एक और डॉक्टर समन, बहुत सारे जो लोग हैं उनको ड्राई फ्रूट्स खाने से एलर्जी होती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, कुछ को गर्मी जो इंटरनल आपको एक होती है, चेहरे पे दाने निकल आते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है, उनके लिए क्या रिकमेंडेड है कि क्या तरीकाकार होना चाहिए कि अगर वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि उनको एलर्जीज या स्किन रिलेटेड इश्यूज ना हो? अच्छा अरमाला, उसमें ये होता है कि आप वो डेली बेसिस पे ना करें, आप ट्वाइस अ वीक कर लें और 7 to 10 या 2 से 3 इसकी बस इतनी मॉडरेशन होनी चाहिए। अगर आपको एलर्जी होती है तो समटाइम्स लोग कहते हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि बादाम खाने से हो रहे हैं। बादाम की जो छिलका है उसमें टैनिन एक अमाउंट होता है जो आपकी एब्जॉर्प्शन से आपको रोक देता है या आपकी एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता, तो इसीलिए कहा जाता है कि नट्स को भिगोकर आप अर्ली मॉर्निंग लें। और ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप उसको किस टाइम पर ले रहे हैं, क्योंकि रात को हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो रात को पोस्ट डिनर हमारे यहाँ पर ट्रेंड है कि हम रात को टीवी लगाया होता है और रात को पूरे ड्राइंग रूम में सब बैठे होते हैं और तब खा रहे होते हैं, तो रात को हमारी तो सोशल एक्टिविटी। तो मैम स्पेशली आप जरा हमें पीनट्स के बारे से बताइए। हमारा सबसे महबूब भी है मशगला उसको खाना, और फिर जब मेरे जैसा शख्स शुरू करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब एक मुट्ठी कई बार हम खा लेते हैं, तो इसकी कोई लिमिट है? और क्या ज़्यादा जो मूंगफली है ये खाना आपकी सेहत को मुतासिर भी कर सकता है? बिल्कुल ऐसी है, जब आप इसके एक्सेस अमाउंट में खाते हैं तो आपको मूंगफली से भी बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये होता है ना कि हम किलो किलो खा जाते हैं, बातें करते करते पता नहीं चलता। तो ये भी आप जो 1 कप जो होता है, एक जो कटोरी एक प्याली होती है मूंगफली की, आप पर डे बस उसको कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नुकसानदेह होते हैं, थोड़े कंट्रोल से खाना चाहिए। सो इज फॉर द किड्स, बच्चों के लिए क्या ड्राई फ्रूट्स की इक्वेशन? बच्चों के लिए भी हम फिश फुल ऑफ नट्स, और बच्चों के लिए तो ये बहुत हेल्दी है कि आप डेली उनको दें, क्योंकि और उनकी मुट्ठी के मुताबिक दें, हर बंदे को अपनी मुट्ठी के अकॉर्डिंग जो है वो लेना है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, बच्चों की जो मुट्ठी है उनको उसके मुताबिक देना, अपने हिसाब से नहीं देना। अच्छा, ऑब्वियसली आपको पता है टाइम के साथ साथ हर चीज महंगी हो रही है और ड्राई फ्रूट्स भी अब बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक आम आदमी की कौन से नहीं बताएंगे आपको मार्केट के कहां से मिलते हैं? बताए, मैं ये जानना चाह रही हूँ उसके ऑल्टरनेट पे अगर कोई चीज हम दे सकते हैं, चाहे चले एक अगर हमने ड्राई फ्रूट बादाम का इस्तेमाल कर दिया तो बाकी चीजों का कोई ऑल्टरनेट है? अच्छा रमाला, ये जो सीड्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके शुगर लेवल के लिए, आपके कैंसर के पेशेंट्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं। लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन हर बंदा इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से, और इतनी महंगाई में आप डेली इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसका ऑल्टरनेटिव सीड्स हैं, जो कि हमारे पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, अलसी के बीज जो होते हैं, तिल होते हैं, सूरजमुखी के फूल होते हैं, इनके बीज मिलते हैं, पैकेट में मिलते हैं, वैसे भी आपको नॉर्मली मिल जाते हैं किसी पंसार की शॉप से। वो भी ग़िज़ाइयत में इतने रिच होते हैं कि बिल्कुल, वो भी ओमेगा 3 रिचेस्ट सोर्सेज है। तो हम वो कहते हैं कि उनको आप ब्लेंड करके बच्चों की स्मूदीज में, बच्चों के शेक्स में आप वो ऐड करते हैं, क्योंकि वो वैसे खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो नहीं उस चीज को कंज्यूम करते। तो हम ये कहते हैं कि आप उन्हें ब्लेंड करके उनकी स्मूदीज या शेक्स में ऐड कर दें। ठीक है, तो वो भी रिचेस्ट सोर्सेज है ओमेगा 3 के, और वो भी बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। ये जो कुछ लोग, ये जो आप वैसे तो आपने कहा कि दिल के लिए और जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके लिए बेहतर है, लेकिन कुछ लोग उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पे उन्हें हर चीज़ बहुत बैलेंस और एहतियात से खाना पड़ती है, तो ड्राई फ्रूट्स इन उम्र रसीदा अशखास के लिए भी इसी इक्वेशन के साथ जाने चाहिए, या जिस तरह एक आम अडल्ट इस्तेमाल करता है वैसे एक बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे अक्सर हम अपनी वालदाओं में देखते हैं, वालिदैन में देखते हैं, कमर दर्द हो गया, इस तरह के जोड़ों के दर्द का शिकार रहते हैं, फिर ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, शुगर होती है, उनके लिए बताइए। अच्छा इमरान, उनकी जो वेरिएशन है वो हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि जैसे एजिंग में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बन जाते हैं, उन्हें वो भूल जाती है हर चीज़, कभी खाया या नहीं खाया, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत अफेक्ट होती है ड्यू टू एजिंग। तो उनमें भी हम कहते हैं कि आपने डेली बेसिस में नट्स का इस्तेमाल जरूर करना है, बल्कि उनको तो हम रेगुलर बेसिस पे उनकी डाइट में ऐड करवाते हैं कि वो भी 10 बादाम, 10 से 12 उनकी ये हो जाती है। आफ्टर 50 हम 10 to 12, 2 to 4 वॉलनट्स, 2 to 4 पिस्ताशियो, ये उनकी डाइट में डेली बेसिस में ऐड करते हैं। ठीक है, एंड वन मोर लास्ट थिंग, कुछ दुकानों पे हमें फ्राइड मिलते हैं, जैसे काजू फ्राइड हो गए, रोस्टेड, वो भी उतनी ही इफेक्टिव है या नहीं? वो अपनी ग़िज़ाइयत छोड़ देते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है लेकिन ग़िज़ाइयत कम हो जाती है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होते। इवन जो उनको हम अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि समटाइम्स लोगों के ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आप देखें कि जो भी नट्स आते हैं इन पे नमक लगा होता है, या फिर जो पैकेट में आते हैं उनमें भी नमक, सॉल्ट इनटेक होता है, तो वो हम कहते हैं कि ये वाले नहीं लेने, जो डायरेक्ट मिल रहे हैं आप उनको। सस्ती मार्केट भी बताते हैं, सस्ती मार्केट अगर आपको पता चले तो आप मुझे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समन, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद थी और आपकी सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल के ऊपर वो आपको गाइड करी थी कि आपको किस
तरह से इस्तेमाल करने चाहिए, कितना इस्तेमाल करने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बजाय इसके कि बीमारियों और दवाइयों रुपए लगाएं, ड्राई फ्रूट्स पे लगा लें, थोड़े से आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको नॉवर कंपेयर कॉलम निगार मुसन्निफ अंग्रेजी अदबियात के उस्ताद दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के वाले से बताएं। शायद आजकल के जो यंग जनरेशन है ना जानती हो, लेकिन इतना स्पॉन्टेनियस मिजाज रखने वाला शख्स शायद ही पाकिस्तान टेलीविज़न पे आया हो। परवेज़ भट्टी साहब को, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब को पिछले 29 बरस बीत गए, सैकड़ों दिलों में घर किया। टेलीविज़न और रेडियो के हर दिल अजीज़ कंपेयर थे। पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर पंजनत के नाम से आई रिमेंबर अनला एक प्रोग्राम आता था शाम को, उसको होस्ट करते थे। 30 नवंबर को गुजरावाला में 1946 में पैदा हुए, अंग्रेज़ी ज़बान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, अमली सफ़र का आगाज़ बतौर उस्ताद किया, फिर फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया और टेलीविज़न पर जब आए तो मुल्कगीर शोहरत हासिल की। टीवी प्रोग्राम्स की हम अगर बात करें, टाकरा, यादिश बखैर, जमा फ़िक्र की कामयाबी के बाद एक मेला प्रोग्राम था, दैट वाज वेरी फेमस, देन पंजनत जिसका मैंने नाम लिया। तो ये आज तक मरहूम की पहचान है और अचानक से इनकी वफात भी हुई थी, आई रिमेंबर टेलीविज़न से हमें पता चला था। बिल्कुल, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी ज़बान पर मुकम्मल उनको अबूर था। उनकी पहचान की वजह भी यही बना, इन तीनों ज़बानों में जो उनका मज़ा था, उनकी कंपेयरिंग का खासा था। वो तहजीब और शाइस्तगी के साथ अपने प्रोग्राम को अपनी दिलचस्प बातों और मज़ाहिया जुमलों की मदद से मकबूल बनाने का गुण भी जाना। बिल्कुल जी, उन्होंने जहाँ मुख्तलिफ कौमी अखबारात में कॉलम लिखे, वहीं दिलदारियाँ, आमना सामना और दिलबर दिलबर के उन्वान से कुतुब भी लिखी। दिलदार परवेज़ भट्टी ने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए पंजाब की धरती के बहुत से नौजवानों को मुतारिफ कराया। शौकत खानम हॉस्पिटल की जो फंड रेजिंग थी, इस मुहिम के दौरान न्यूयॉर्क में थे, अचानक से ब्रेन हैमरेज हुआ और 30 अक्टूबर 1994 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। बेहतरीन फनकार थे, बेहतरीन उस्ताद थे, हमने ज़रूरी समझा कि हम आज उनको याद करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। दो नौजवान हमारे साथ ऐसे हैं जिनको गाने का बड़ा शौक़ है और इनको इतना शौक़ था, इन्होंने कहा जी हमें ज़रा मौका दें। तो हमने कहा क्यों नहीं, आपको मौका देते हैं, हम आइए और हमें गा के दिखाइए आप कैसा गाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा सुल्तान मौजूद हैं और एंजल राजा मौजूद हैं और ये दोनों इकट्ठा परफॉर्म करते हैं, ऐसे कि सुल्तान गाते हैं और साथ जो एंजल हैं ये रैपर हैं। इट्स बीन एजेस, आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे शो में कोई रैपर बॉय हमें मिले हैं, तो हमने कहा चलो एक फ्लेवर ही ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ डू दे परफॉर्म। आई मीन फैसला आपका है, हम तो इनको आपके सामने ले आए। कैसे हैं आप लोग भाई, खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है? एंजल, हाउ आर यू? जी ज़बरदस्त। द सिंगर विद अ वेरी डिफरेंट नेम, हाँ जी, एंजल, दैट्स ग्रेट। और सुल्तान आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली गा रहे हैं, कब से शुरू किया है, कितना गा चुके हैं? मुझे बचपन से ही शौक था, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं यहाँ तक खुद अकेला चल के आया हूँ। मैं एज अ प्रोड्यूसर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। गाने बनाते हैं? जी मैं बनाता हूँ। स्टूडियो है आपका? जी मेरा स्टूडियो है। अच्छा, तो मुझे 10 साल हो गए हैं अच्छा गाते हुए। और हाउ ओल्ड आर यू? एज क्या आपकी? मेरी एज 23 है। 23, मतलब 13-14 साल की उम्र से आप मैं करना शुरू किया। तो ये जो गाने बनाना है ये बड़ा आर्ट है। बहुत गाना तो टैलेंट है, अल्लाह आवाज़ दे दे, सुर दे दे, लेकिन गाना बनाना जो है ये आप अपनी सीख सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर पे काम होता है, कहाँ से सीखा आपने? खुद ही सीखा है, दिन रात स्ट्रगल करके। जबरदस्त। क्यूबेस वगैरह पे काम सारा? क्यूबेस, एफएल स्टूडियो, ये मैंने खुद ही सीखा है, कोई मेरा टीचर नहीं है इस चीज़ में। और आगे मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। जबरदस्त। तो हम कुछ सुन लेते हैं जी। ये बेसिकली दे हैव अ बैलेड जो हम अभी ऑफ एयर थोड़ा सा सुन रहे थे, तो उसमें रैप भी आपको थोड़ा मिलेगा और फलक का एक गाना है जो ये बड़े शौक से गाते हैं, तो हमने कहा चले जरा इट्स अ परफॉर्मेंस गाइस। फलक का गाना जी प्लीज, मैं स्टार सुनाता हूँ। ओके। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी, गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कटियां, तू भुलना जावी मैनू छड़ ना जावी। मेरा दिल सी कि तेरे लिए खिलौना बहुत रोल है, मैं तेरे पीछे हूँ नहीं मैं रोना, सताए मैनू तेरी याद, तड़पाए मैनू दिन रात, अपने प्यार नू सी समझा मैं रब नाल ऊंचा पर दिखाती तू मैनू मेरी औकात, मैनू याद तेना बिताई हर रात, मैनू याद तेरे मेरे जज्बात, हाँ मैनू याद तेरी मेरी हर गल बात, मैनू याद ओ तेरा हंसना हो सोना, तेरा मैनू प्यार नाल जान कह के बुलाना पर मैनू छड़ गई तू मेरे दिल विचों कड़ लै गई रूह, हाँ तू बस तू एक तू मेरी जिन मेरी जान मेरी रूह। एक बारी आ जा घर फेरा पा जा, कोई लब के ले आ दे मेरे दिलदार जा, रब तेरी खुदाई मैं दिया दुहाई, उस बेकदरे नू
मेरी कदर ना आई। वाह वाह वाह, ग्रेट 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 एफर्ट, कीप इट अप। एफर्ट है इनकी, तो हमने ज़रूर कहा कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। आप एंजल ये बताइए कि ये रैप आपने खुद लिखा है? जी सर। भूमिया से बहुत मुतासिर हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ओके, अच्छा है। कुछ और भी लिखा? जी सर। ज़रा थोड़ा सा एक और हमें सुनाइए, फिर हम इजाज़त चाहेंगे आपसे जी। ये बेकरारी मैनू बेचैनी जी छाई मार गई मैनू तेरी बेपरवाही, तेरे बाद मेरा कख भी ना रहा, मेरी जान दी हुदाई पिछे मुड़ जा सोनिए सही जानी नहीं जुदाई सुनावा किनू किनू, मैं अपने दिल दी दुहाई करना मेरे च तेरी आवाज़ दे सुनाई रो मैं हर रोज़ तेनू याद करके, पर तू अज तक मुड़ के ना आई, कल रह जांदा मैं ते बस मेरी तन्हाई, तेरे जिस्म दी खुशबू मेरे जिस्म च अज तक समाइया ते मैनू मिल जाइया सही तरह छड़ जा अपनी जिंदगी चु कर जा मैनू दे तेरी याद तेरे हाई, ये साल बीत गए पर मज तक उठी रब नू पूछ के वे खुद देगा मेरी गवाही। वाह, जबरदस्त, वेल डन। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का हमारे साथ मौजूद थे जी। सिंगर्स हैं अपकमिंग, इनके म्यूजिक को सपोर्ट करें। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको पीआई के फ्लाइट्स के हवाले से बताएंगे जो कैंसिल होती कैंसिल। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वैसे नहीं है, ये तो मेरा जाती तजर्बा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कम फ्लाई विद अस, कराची से इस्लामाबाद, लाहौर, गवादर और सखर की परवाजें मनसूख हुई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और अजरबैजान की तरफ भी परवाजें न उठ सकी। मसला फ्यूल है या कुछ और है? आज वैसे मैं अभी अपने रोजनामा एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि 700 पायलट्स हैं और शायद 70 परवाजें भी नहीं हैं। तो इस वक्त जो पीआईए के बुरे हालात हैं, केयर टेकर सेटअप है, दे आर प्लानिंग के पीआईए के हवाले से इसकी निजकारी की जाए, लेकिन जिस हालत तक पीआईए आ चुका है, क्या अब इसकी निजकारी मुमकिन है और क्या हम अब कोड़ियों के दामों अपने नेशनल फ्लैग करियर को बेचेंगे? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, और इसका हल मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आता। और अरबों रुपए सालाना पीआईए खा रही है हमारे पैसों और का। वही बात है कि इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो सिस्टम्स हैं वो बुरी तरह से कोलैप्स हुए हैं, और हम कुछ जो जहाज में सफ़र करने वाले लोग थे, पेशावर एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे लोग बहुत तंग हैं क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। वो दूर दराज इलाकों से एयरपोर्ट्स पहुँचते हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनकी फ़्लाइट है या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं और ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स का बहुत ज़्यादा मसला है। वन मोर थिंग, जो प्राइवेट फ्लाइट्स है ना, उन्होंने फिर अपने किराए बड़े बढ़ा दिए इसको देखते हुए और इसका फायदा उठा रहे हैं। उनका समाव बनता भी है, लेकिन मसला ये है कि इस मसले के हल की जानिब तो कोई कदम उठे। हमारा नेशनल फ्लैग करियर, आई रिमेंबर जो लास्ट फ्लाई मैंने किया था कराची के लिए, मेरी 10 बजे की फ्लाइट सुबह 6 बजे उड़ी थी। आपकी उड़ गई थी, मेरी फ्लाइट भी उड़ी भी नहीं थी, और ये बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मुसाफिर बेचारे, और आई रिमेंबर कि उसी फ्लाइट के अंदर एक साहब थे, उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया था, कार्डियक अरेस्ट भी हो गया था, यानी कि इंतजार के अंदर मे भी उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट करवाना हो। ये जो जहाज हवा में इनके पीआईए के जाते हैं, उन पे भी बड़े सवालिया निशान है क्योंकि इनमें टेक्निकल मसाइल बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हवा के अंदर, मैंने पिछले दिनों एक जहाज के हवाले से देखा था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसमें ट्रैवल कर रहे थे और उसमें बहुत बुरी तरह से टर्बुलेंस थे, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इसके बावजूद वो जहाज हवा के अंदर था। और सोचें कि कितनी जाने उस स्टेक के ऊपर थी, लेकिन वो जहाज लैंड कर गया खैर आफियत से। लेकिन इस तरह के बहुत सारे मसाइल भी पीआईए के जहाज़ों के साथ हैं। हमारे इदारे, और हमने उनको मजाक बना के रख दिया है। यही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एमिरेट्स हमने बनाया, एमिरेट्स इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसको बनाने के अंदर पीआईए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अब बड़ा अफसोस होता है ये बातें करते हुए, हमें कुछ खुशी नहीं होती अपने इदारों पे तनकीद करते हुए, लेकिन क्या करें, कोई इदारा मिलता नहीं है ऐसे परफॉर्म करने वाला। और पाकिस्तान के अवाम किसकी तरफ देखें? सवाल तो ये है कि किसकी जानिब देखें। अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आए और कुछ ऐसे अजहान आएँ जो कि इसको लेके जाए, और पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म करें, एक अफसोसनाक खबर है। हम प्रोग्राम के शुरू में भी इस पर बात कर सकते थे, लेकिन हमने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इतनी अफसोसनाक खबर है तो अल्लाह सुबह हम देना नहीं चाहते थे। हम बात कर रहे हैं खानेवाल के करीब तलम्बा की, जहाँ मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब हैं। मुझ समेत बहुत से लोग उनसे बहुत इंस्पायर हैं, इस्लाम की बड़ी खिदमत की उन्होंने। उनके बेटे का इंतकाल हो गया, आसिम जमील साहब, उनको गोली लगी और इतलात ही आई हैं कि उन्होंने खुदसोजी की। बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं तो उनके हवाले से जो आईजी पंजाब है नोटिस भी लिया है, रिपोर्ट भी मांगी है। नफ्सियाती कुछ मसला था उनके साथ, रिपोर्टेडली कहा जाता है वो अद्वियात भी लेते थे, और इसके साथ साथ 2 साल कब उनकी अपनी बेगम से सेपरेशन भी हुई थी, और उसके बाद वो कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार रहे। और बहुत सारी इस हवाले से खबरें आ रही हैं, और मौलाना तारिक जमील साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया, अपने बेटे की जो इंतकाल है इसकी खबर भी दी, और आज जनाजे के हवाले से भी उन्होंने खबर देने के लिए ट्वीट की है। अल्लाह ताला, ऑब्वियसली वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी जवान औलाद उनके सामने इस तरह से इंतकाल कर जाए, और अल्लाह ताला उनको और उनके अहले खाना को सब्र दे, और ऑब्वियसली उनके आज नमाज जनाजा है, आज नमाज जनाजा
नमाज अदा की जाएगी। तारिक जमील साहब के अहले खाना के लिए दुआएं हैं और डिपार्टेड सोल के लिए भी हमारी दुआएं हैं। इसी के साथ प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी। अच्छा सा दिन गुजारिए, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।